ताजमहल का केस भी बीच बीच में सामने आता है। कहते हैं ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं। उनको खोला जाएगा आज भी तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके, तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसको बार बार फवारा बोलना ये सही है क्या? तो अगर वो फाउंटेन है तो जांच तो कराइए। कहिए कि विष्णु शंकर जैन ने जो सिद्ध क्लेम कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है गलत है, ये तो फाउंटेन है। पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट आके उसको स्टे करवाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को कि नहीं, जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि शिवलिंग की ऐसा ही जांच की जाए, तो कोर्ट ने रोका क्यों? विष्णु जी, आपको हमने कोर्ट में भी देखा है और मीडिया में भी देखा है अपनी बात रखते हुए। ओवैसी साहब अक्सर मीडिया के सामने ज्यादा दिखाई देते हैं। कोर्ट में ये जितने भी मंदिर मस्जिद के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो कभी दिखाई या सुनाई नहीं दी। क्या रीजन ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है। वन साइड बोल के चले गए जी, किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। कश्मीरी हिंदूज की बात तो होती है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड केस रीओपन होगा कभी? केस रीओपन हो पर क्या हो, जो वहाँ पे हुआ उसको हमें जेनोसाइड घोषित करना। लीगल रूप में अभी भी जेनोसाइड घोषित नहीं हुआ है। सर, मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भक्तों में बहुत गुस्सा है। कहते हैं ये बंद होना चाहिए। इनफैक्ट महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर एक केस भी किया गया। क्या केस है वो? नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने सेलिब्रिटीज को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए। उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी है, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं। ये जो संभल वाला केस हुआ था उसमें दुबई के एक गैंगस्टर ने आपको मारने की सुपारी दी थी, ये सच है क्या? जब 24 तारीख को वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आता, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। कहते हैं भगवान सबको उनके हक का देता है, लेकिन भगवान के हक का क्या? आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भगवान, उनके भक्तों और भगवान के मंदिरों के हक के लिए लगातार लड़ते आए हैं। राम मंदिर हो, ज्ञानवापी हो, मथुरा हो या भोजशाला हो, जहां मंदिरों के हक की बात होती है वहां विष्णु शंकर जैन जी का नाम जरूर आता है। ये बड़े वकील हैं, टेम्पल एक्टिविस्ट हैं और लगातार मंदिरों और धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होंगी। कुछ ऐसे केसेस में हम डिस्कस करेंगे जो आज तक शायद आपने सुने भी ना हो। सो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को देखिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, पर उससे पहले प्लीज़ वेलकम विष्णु शंकर जैन जी। नमस्ते सर, वेलकम। बस ऑल वेल। कितने केसेस पेंडिंग हैं अभी कोर्ट्स में जहाँ पर हिंदूज रिक्लेम कर रहे हैं अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप? 3 हैं, 3000 हैं, 30,000 हैं। नंबर्स बहुत कंफ्यूजिंग हैं। क्या है नंबर्स, क्या है? देखिए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है इस समय कोर्ट में। ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए केस चल रहा है। भोजशाला का केस अभी आपने हाल फिलहाल में देखा ही। इसी तरह से ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, टीले वाली मस्जिद हो गया, संभल के लिए जो हरिहर मंदिर है उसके लिए केस चल रहा है। और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश में कुछ केसेस डाल रखे हैं, कुछ केस साउथ इंडिया में चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन अभी 15 से 20 ऐसे केसेस हैं जो हॉटली कंटेस्ट हो रहे हैं इर्द गिर्द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो जो ये सोशल मीडिया पे आता है कि अभी 30,000 हैं वो हम सब लेकर रहेंगे, तो ये नंबर्स क्या है? मतलब ये नहीं, देखिए नंबर सब वेग हैं। ओके। और ये कोई ऑथेंटिक नंबर्स नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा और कोई भी आदमी ऐसे नंबर्स दे भी नहीं सकता है कि 3 है कि 30,000 है। हर एक केस अपने फैक्ट्स पे निर्भर करता है, ठीक है, स्पॉट पोजीशन पे निर्भर करता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे निर्भर करता है, ठीक है। तो सिर्फ ये बोल देना, एक वेग स्टेटमेंट दे देना कि जी 30,000 है हम तो सारे वापस लेंगे, तो 30,000 की फिगर आई कहाँ से हमें नहीं पता है। पर हाँ, एक अच्छा खासा नंबर है और हर एक चीज़ की स्टडी करके जहाँ पे भी ऐसा इलीगल काम हुआ है उसको वापस लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी SIR हुआ था, तो जब SIR हुआ था तो किसी को पता था कि 90 लाख लोग निकलेंगे, कि 27 लाख निकलेंगे, कि 1.5 करोड़ निकलेंगे। जितने भी लोग जो हैं जो SIR की स्क्रूटनी को नहीं फुलफिल कर पाए, उन सबके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी थी कानूनन वो हुई है। पर ये बोल देना कि जी इतने हैं, तो ये तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। तो इस केस में भी, क्योंकि आपने SIR बोला, तो क्या ASI ऐसा कोई नेशन वाइड सर्वे करेगी, कर सकती है? किसी ने रिक्वेस्ट की है कि भाई एक साथ 3, 4, 5, 10 साल ले लो, सब चेक कर लो? नहीं, ASI के पास ऐसी पावर ही नहीं है। ठीक है, तो किसके पास है? नेशन वाइड सर्वे ऐसा करें।
अच्छा। इसके लिए तो जब तक केंद्र सरकार एक कमीशन ना बनाए, हाँ। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत, हाँ। और एक कमीशन जारी ना करे कि हर जगह पहले ऐसी रिपोर्ट मंगाई जाए, तब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपका सवाल है कि कौन करेगा ये, हाँ। कि भाई नेशन वाइड होना चाहिए, बिल्कुल अगर होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकती है, कि जिसके लिए नेशन वाइड जम्मू कश्मीर में जाके देखा जाए कि वहाँ पे कितने मंदिर तोड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि यहाँ पे कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया गया है, वहाँ पे स्पॉट पोजीशन क्या है। तो ये बहुत बड़ी स्टडी का विषय है, और हर एक मॉन्यूमेंट में जाना, उसकी स्पॉट को देखना, हर एक मंदिर में जाना, वहाँ पे मौका क्या बोल रहा है, कितने साइंस हैं, कितने टूटे हैं, कितने बचे हैं, ASI कंट्रोल में है कि सरकारी कंट्रोल में है, कि पब्लिक लैंड है कि प्राइवेट लैंड है, किसके कोई मुस्लिम पक्ष है, कोई इंतज़ामिया कमेटी है उसके कंट्रोल में है, किसी में क्या हिंदू पार्शली पोजीशन में नहीं है, ये सब वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो अभी तक ऐसी कोई स्टडी कंडक्ट हुई नहीं है। पॉसिबिलिटी है, होना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज़्यादा समय लगेगा या आपको लगता है नहीं स्टेट लेवल को देखिए, अगर इस देश में आप ये बात समझिए, अगर कोई आदमी काम करना चाहे हाँ। तो बहुत जल्दी हो सकता है, और काम ना करना चाहे तो उसके 50 रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 370 खत्म होना था, तो हमारे आपके सामने सामने देखते देखते खत्म हो गया। कहाँ समय लगा? राम मंदिर का केस जब सारे लोगों ने एक मन बना लिया, पूरा देश इकट्ठा हो गया कि राम मंदिर का हम चाहते हैं, और निवेदन किया सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द से जल्द फैसला सुनाए, तो 2 अगस्त, मुझे याद है 2 अगस्त 2019 से इसकी डे टू डे सुनवाई शुरू हो गई। केशवानंद भारती के केस के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट हियरिंग रही, और 9 नवंबर 2019 को फैसला आ गया। तो ज़्यादा समय लगना ये एक ऐसा परसेप्शन है कि हाँ जी बहुत टाइम टेकिंग है। कोई भी चीज़ टाइम टेकिंग नहीं है। इंटेंट सही तो हो जाए। अगर इंटेंट सही है और उसमें आदमी लग जाए तो ज़्यादा समय इसमें लग जाता है सवाल पूछने में कि कितना समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। मेरे पास जब कोई आदमी कोर्ट में आता है केस के लिए कि साहब कितना समय लगेगा, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अभी तक कहाँ थे? पता चला 5 साल तो वेट कर रहे थे जी। जब मेरे पास आए हैं, वकील के पास जब कोई आदमी आता है तो वो सबसे पहले पूछता है कितना टाइम लगेगा, और उससे पहले क्या कर रहे थे ये कोई नहीं पूछता है। ठीक है। तो अगर आप पहले शुरू करेंगे चीज़ें तो वो जल्दी आगे बढ़ेंगी। धार भोजशाला का केस क्या था, व्यूअर्स को अगर आप समझा पाए? देखिए, धार भोजशाला का बहुत ही सिंपल केस था, और बहुत सिंपल केस है भी, और ये बहुत बड़ी केस स्टडी है पूरे देशवासियों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे राजा भोज ने, जो परमार डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट राजा थे, उन्होंने 1034 में वहाँ पे माँ सरस्वती की, माँ वाग देवी की भोजशाला में प्रतिमा को स्थापित किया था, विद इन द प्रीमाइसेस, जिसे हम भोजशाला कहते हैं, और एक संस्कृत स्कूल ऑफ लर्निंग वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है। 13वीं-14वीं शताब्दी में जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने इस मंदिर को तोड़ा, तहस नहस किया, और फिर उसके बाद ये मंदिर वहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में वैसे ही पड़ा रहा। 15वीं शताब्दी में दोबारा यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी 2 हैं, खिलजी डायनेस्टी 2 है, उसने भी यहाँ पे आके तोड़फोड़ की, और यहाँ पे 15वीं शताब्दी में यहाँ पे फिर से मंदिर को, जो और भी निशान चिन्ह थे, उसको मिटाया, तोड़फोड़ की। इसके बाद वहाँ पे बराबर हिंदू समाज के लोग अपने अस्तित्व में रहे, जो मंदिर था उसका अस्तित्व रहा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में भले ही अस्तित्व रहा। और उसके बाद 1935 में ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि मंदिर के अंदर मूर्तियां थीं जिनको बाहर उठा के फेंक दिया गया मुस्लिम पक्ष द्वारा। ठीक है। और ये बोला गया कि इसका जो नाम है भोजशाला, इसको हटाया जाए और इसका यहाँ पे नाम रखा जाए मौलाना कमालुद्दीन। ठीक है। पर ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहीं। उसके बाद 1997 में यहाँ पे एक आदेश पारित हुआ जिसमें बोला गया कि हिंदू समाज के लोग यहाँ पे हर बसंत पंचमी को साल में एक बार अपनी पूजा कर सकते हैं, और हर फ्राइडे को यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग नमाज करेंगे। दिग्विजय सिंह थे उस टाइम? जी जी जी। और इसके बाद 7 अप्रैल 2003 का फाइनल ऑर्डर ASI ने पारित किया, जिसमें ASI ने ये कहा कि यहाँ पे हर मंगल को हिंदू समाज के लोग पूजा करेंगे और हर फ्राइडे को इसी जगह पे मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। ये ऑर्डर है 7 अप्रैल 2003 का। जो दिग्विजय सिंह साहब का ऑर्डर था उसको मॉडिफाई करते हुए ठीक है, ये आदेश पारित किया। और ASI के उस ऑर्डर में ये भी लिखा गया कि बसंत पंचमी जो है वो हिंदू समाज के लोग बसंत पंचमी पूरे दिन मना सकते हैं। ठीक है। पर ये ऑर्डर में ये नहीं लिखा था कि अगर बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ जाएगी तो क्या होगा। ओके। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए। ठीक है। अब फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए। 1997 का आपको मैंने ऑर्डर बता दिया जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप फ्राइडे को यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी और सिर्फ एक साल दिन में एक बार जब बसंत पंचमी पड़ेगी उस दिन हिंदू आएंगे। उस दिन हिंदू यहाँ पे आके पूजा कर सकते हैं। इस ऑर्डर को
टाइम एंड अगेन बहुत सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उस पर अल्टीमेटली एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को आदेश पारित किया, जिसमें हिंदू समाज को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया ट्यूसडे को, मुस्लिम समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया फ्राइडे को, और ये भी कहा हिंदू समाज के लोग बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप उनका रहेगा। ठीक है। पर ऑर्डर क्लियर नहीं था कि अगर बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ेगी तब क्या होगा। और बहुत सारे ईयर्स ऐसे हुए, करीब 7-8 साल ऐसे निकले कॉन्जिक्यूटिव और ऑल्टरनेट ईयर्स में, जहाँ पे बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ गई और वहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो गया कि भाई यहाँ पे कैसे पूजा पाठ होगी। बट बी दैट एज इट में, बहुत लोगों ने आंदोलन किया, बहुत लोगों ने बलिदान दिया भोजशाला के लिए, माँ सरस्वती, माँ वाघ देवी के लिए, और ये मांग बराबर उठती रही कि यहाँ पे हिंदुओं को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। उसके बाद हमने इस मामले की रिसर्च की, अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि जो काजी ज़कीउल्लाह हैं उनकी एक याचिका पेंडिंग है, मौलाना कमालुद्दीन की 2019 में याचिका पेंडिंग है, जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई फ्राइडे को उनको यहाँ पे सिर्फ नमाज की इजाज़त दी जाए और किसी और पक्ष को यहाँ पे पूजा की इजाज़त ना दी जाए, किसी भी दिन, नॉट इवन बसंत पंचमी। हाँ, नॉट इवन बसंत पंचमी, सिर्फ उनको राइट मिले वर्शिप का। इसको हमने फिर अध्ययन करके हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से पिताजी ने हमारे वहाँ पे गए थे, ग्राउंड लेवल पे पूरा सर्वे किया, देखा, सारी फ़ोटोग्राफ्स, कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर से वहाँ पे कलेक्ट कराई, और फिर हमने इसको दायर किया इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और उसमें हमने 7 अप्रैल 2003 के आदेश को चुनौती दी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वेरी फर्स्ट पिटिशन थी हिंदू पक्ष की तरफ से इन द ईयर 2022, और टू बी वेरी प्रिसाइज 11 मई 2022 को, ओके, 11 मई 2022 को इंदौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले को एडमिट किया और इस पर नोटिस जारी किया 11 मई 2022 को, सारी फोटोग्राफ्स देखने के बाद। और उसके बाद ये मामला ओपन हुआ। फिर हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, सीपीसी में प्रावधान है ऑर्डर 26 रूल 10A में, जिसमें कोर्ट किसी जगह साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, स्पॉट क्या बोल रहा है, मौका क्या बोल रहा है, वहाँ पे क्या अवशेष हैं, क्या उसके प्रूफ्स हैं, इसके लिए कोर्ट एक साइंटिफिक रिपोर्ट ले सकता है। ठीक है। और 11 मार्च 2024 को, टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने इंदौर बेंच के इस मामले में एएसआई सर्वे का आदेश दिया। ओके, वहाँ से केस और ओपन हुआ, और फिर जब एएसआई की टीम वहाँ पे गई, 98 डेज़ का एएसआई ने वहाँ पे सर्वेक्षण किया, काफ़ी एक लंबा सर्वेक्षण रहा, दोनों पक्ष वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद रहे, पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, फिर एएसआई ने 2100 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है। इन द मीन टाइम इस 11 मार्च 2024 के आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है, मौलाना कमालुद्दीन का पक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई अपना सर्वे तो करता रहेगा, पर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे स्ट्रक्चर डैमेज हो या वहाँ का कैरेक्टर बदले, और हाई कोर्ट अभी इस रिपोर्ट के परसुएंस में आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक तरह से हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ओके। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2026 को मैंने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, जिसमें मैंने बताया कि इस साल जो बसंत पंचमी पड़ रही है 23 जनवरी को, वो फ्राइडे के दिन है, और वहाँ पे डिस्प्यूट होने की संभावना है, क्योंकि हमें तो 7 अप्रैल 2003 के तहत एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया गया है, और इसलिए हमें आज पूरा दिन पूजा पाठ करने की इजाज़त दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अर्जेंट बेसिस पे सुना 22 जनवरी को, और कोर्ट ने कहा कि अखंड पूजा का हम आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप इस दिन पूरी अखंड पूजा करेंगे, पर उस जगह एक स्पॉट पे मुस्लिम पक्ष को भी हम नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये पूरा मामला वापस हाई कोर्ट भेज रहे हैं कि इसका निस्तारण कर दिया जाए, इसको फाइनली डिसाइड कर दिया जाए। इस जो रिट याचिका हमारी वहाँ हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, और भी जो काजी ज़कीउल्लाह, मौलाना कमालुद्दीन, अंतर सिंह, कुलदीप तिवारी, इन सबकी जो रिट याचिका पेंडिंग है, सबको साथ में सुन के इसको फाइनल, तो जो स्टे था वो ओपन हो गया, वो स्टे हट गया, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का स्टे हट गया। और अभी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो स्टे लगाया था, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बैच ऑफ पिटिशन से कनेक्ट कर दिया। ओके। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जानने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता नहीं था किसी को। इस मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से टैग किया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमांड किया हाई कोर्ट को कि इसका आप निर्णय दीजिए। इसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, और अभी बहुत ही इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा निर्णय है जो अपने फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचा है, फाइनल डिसीजन आया है
ज्ञानव्यापी में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, कुतुब मीनार में, ताजमहल में इंटरिम ऑर्डर्स होते रहे, उसके खिलाफ 3 टायर का सिस्टम है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मामला चलता रहा। ठीक है। पर दिस इज द वेरी फर्स्ट केस आफ्टर राम मंदिर जहां पे फाइनल जजमेंट आया है। और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के आदेश का वो भाग जहां पे मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, उसको क्वैश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और हिंदू समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया। और इस ऑर्डर की कंप्लायंस में जो लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं कि क्या कर रही है, इस ऑर्डर की कंप्लायंस में एएसआई ने इमीडिएटली एक्ट अपॉन किया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की और हिंदू समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हम दे रहे हैं। और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, दिस इज एज पर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट ऑफ 1958। ओके। तो आज की डेट में जो भोजशाला का केस है वो मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है। जो मैंने आपको अभी पूरी बात बताई कि हिस्टोरिकल प्रमाण मिलता है वहाँ पे मंदिर तोड़ने का, ऐसे कितने प्रमाण हमने कोर्ट में दिए। तो ये जो 2100 पेज की एएसआई की रिपोर्ट है उसमें आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल, उसमें भी हैं कि वहाँ पे किस तरह से सर्वबंदी इंस्क्रिप्शन मिला कि जैसे किसी को संस्कृत पढ़ाई जाती है तो उसके लिए बहुत इजी फॉर्म में इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, वो है जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की जो मूर्तियाँ इस समय ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई हैं, उसके जो शिलालेख हैं, उसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं। क्या क्या वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटोज़ मिली, वो हैं। एएसआई ने ये भी रिपोर्ट दी कि वहाँ पे जो पिलर्स और पिलास्टर्स है ये एक हिंदू मंदिर का पूरा पार्ट है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव रिपोर्ट दी गई है एएसआई द्वारा। और हमने जब कोर्ट में बहस की थी तो हमने कोर्ट में बताया था, मैंने स्वयं इस मामले में कोर्ट में मैं अपीयर हो रहा था, तो मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे इतने सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिटाए गए हैं, किस तरह से यहाँ मंदिर तोड़ने का प्रमाण मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जो मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल हुआ उसमें उनके खुद के डॉक्यूमेंट लगे हैं कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। जो मुस्लिम पक्ष है उसने जो कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था उसमें स्वयं ऐसे उन्होंने कितने दस्तावेज लगाए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। तो ये मंदिर वो इग्नोरेंट थे, पता नहीं था या कैसे, या अब ये तो उनकी लीगल टीम जाने कि भाई उन्होंने क्या काम किया है। पर जो एफिडेविट है वो मेरे पास रिकॉर्ड पे है और मैंने इस पे कोर्ट में आर्गुमेंट भी किया है कि खुद ही बोल रहे हैं कि वो खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। तो सवाल यहाँ पे जो बहुत मूलभूत सवाल है वो ये है कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो आप कैसे वहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप नहीं देंगे। देखिए पूरी जो बात है ना, जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ भावनात्मक नहीं है, हर एक चीज़ रिसर्च बेस्ड है। ठीक है। हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है, और हर एक चीज़ के पीछे एक सच्चाई है। सच्चाई वो कि वहाँ पे जो मौका बोल रहा है, सच्चाई वो कि जो पूरी सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता ने 1000 साल का दंश झेला। अगर हम राम मंदिर में आज बात कर रहे हैं तो 1528 में हम लोग पीछे गए कि बाबर ने क्या किया था। जब हम भोजशाला की बात कर रहे हैं तो हम 1034 में चले गए, और कोर्ट ने जो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने गलत काम किया था, आज इतने सदियों के बाद उस चीज़ को मेटा है, उस चीज़ को ख़त्म किया है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो मुझे लगता है हमारी जुडिशरी और हमारा देश पूरे विश्व को दे रहा है कि पेन इज़ माइटर देन द सोर्ड, कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। विष्णु जी एक चीज़ मेरे को समझाइए, बहुत ही मतलब मैं नॉन लीगल एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक पक्ष को बोला जाता है कि आप बार बार रिक्लेम मत करो कि यहाँ पे कुछ था, वो तोड़ा गया, फिर कुछ और बना, फिर आपको वापस चाहिए। ये दूसरे पक्ष को भी समझाया जा सकता है कि अगर टूटा है, दिख रहा है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी तो लड़ने नहीं आती, लड़ 4 लोग रहे हैं या एक व्यक्ति कोर्ट आ रहा है, मेरा ये कहना है। तो अगर वो एक मेन पार्टी है तो उस पार्टी को या उनसे रिलेटेड जो 8, 10, 20, 50, 100 लोग हैं उनको बिठा के फैक्चुअली ये दिखा के कन्विंस नहीं किया जा सकता कि बॉस ये दिख नहीं रहा है तुमको। आपको ये बताइए, आपने जो बात कही कि पूरी कम्युनिटी नहीं लड़ने आती है, ये जो स्टेटमेंट आपका है, मतलब ये जो आपकी बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी कम्युनिटी लड़ रही है। नहीं, मेरा ये वो कहने के पीछे का रीजन है 10-20 लोग सामने हैं, पर उनकी बात समझिए, 10-20 लोग सामने हैं, हो सकता है वक्फ बोर्ड सामने हो सकता है मौलाना कमालुद्दीन सामने हो जी, पर वो सारे लोग एक मत हैं कि यहाँ पे हमारी मस्जिद थी और ता क़यामत तक हमारी मस्जिद रहेगी। तो नहीं, मैं 10 की मान लूँ, मेरा ये कहना था कि 10 लोगों को 10 लोग पीछे हट जाएंगे। अच्छा, तो आप बात समझिए, ऐसा नहीं, इन तरह के मामले में ऐसा नहीं होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट में कि 10 लोग पीछे हट गए तो बाकी केस खत्म हो गया। मतलब कन्विंस होने को राजी नहीं है वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 लोग पीछे हट ही नहीं सकते हैं।
10 लोग पीछे अगर हट जाएंगे उससे केस खत्म नहीं होगा, और 10 लोग आएंगे, कोर्ट को उनको परमिशन देनी पड़ेगी ऑर्डर 23 में। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 4-5 लोगों ने बैठ के पूरी समाज के लिए फैसला कर लिया, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना। आज राम मंदिर के केस में आज अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो हाउ विल रौनक बी गवर्न्ड बाय माय कॉम्प्रोमाइज़। अगर आज मैं कोर्ट में जाके कोई कंसेशन दे दूँ कि हाँ जी मैं तो अपना क्लेम छोड़ रहा हूँ, तो क्या मेरे पास इतनी ताकत है, मुझे जो समाज ने ताकत दी है वो उनकी आवाज़ कोर्ट में उठाने की दी है इस मुद्दे पे। ये वकालतनामा है ना। वकालतनामा ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कंसीड कर लीजिए, और ये दोनों साइड के लिए अप्लाई करता है। मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि अगर हम दोनों को पता है कि यहाँ क्या था और क्या बन गया है, तो अब आप झगड़ क्यों रहे हो? आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आप समझ लो कि ये इतना बैटल इतना जाना नहीं चाहिए था। तो आपको लगता है दूसरे पक्ष को समझाना इतना मुश्किल है? नहीं, देखिए, हमने पूरे समझाने का जो पूरा एक दौर था वो हमने राम मंदिर में देखा है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जितने फैक्टर्स आप कह रहे हैं ये कभी हुए नहीं, एक्सप्लोर हुए नहीं। जो सीपीसी का सेक्शन 89 है जो आर्बिट्रेशन मीडिएशन की बात कहता है, वो राम मंदिर के केस में कितनी बार ट्राई किया गया। अच्छा। और मैं आपको भी आपके चैनल में एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, मैं अपनी ज़रा ये वाली बात ख़त्म कर लूँ। राम मंदिर के केस में जब 30 सितंबर 2010 को फैसला आया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को रोक दिया जाए, जजमेंट ना दें और इस मामले को सेटल किया जाए, मीडिएशन में भेजा जाए। ठीक है। सेक्शन 89 को एक्सप्लोर किया जाए सीपीसी के, जिसमें आर्बिट्रेशन मीडिएशन की बात है। जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट मसला आया था तो जस्टिस रंजन गोगोई साहब की बेंच ने इस मामले को मीडिएशन के लिए भेजा था कि जाइए जरा अयोध्या में सब लोग बैठिए और आराम से वहाँ पे मीडिएशन करिए, सेटलमेंट करिए। और श्री रविशंकर जी को, जस्टिस कलीफुल्ला को, श्री राम पांचू को, इनको मीडिएटर बनाया गया था और दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे यही बातें हुई थी कि हम और नहीं होने देंगे। ये मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि समझाया नहीं गया, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उनका स्टैंड बहुत क्लियर है, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। और वो बात पे मैं अब आ रहा हूँ। उनका स्टैंड ये क्लियर है कि देखिए, हमने तो आपको इजाज़त दे दी कि आप राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ लीजिए, कानूनी हमने इजाज़त दे दी। इजाज़त दे दी हमने। ओके, ठीक है। वी हैव परमिटेड यू। ओके, इस बात को ज़रा समझिएगा। मतलब राम मंदिर, जो लोग कहते हैं राम मंदिर तो दे दिया ना आपको, हाँ। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, कहाँ दिया राम मंदिर? दिया कहाँ? सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस, जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 5 में इतना लिखा है कि राम मंदिर के लिए आप केस चला सकते हैं। हमने आपको इजाज़त दे दी कि राम मंदिर के लिए आप केस चला लीजिए। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया? 1991 में। राम मंदिर का केस कब से चल रहा है? गोपाल सिंह विशारद ने पहला मुकदमा दायर किया था 1950 में, पूजा के अधिकार का। 1989 में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो 39 ईयर्स तो वहीं बैठा रहा। 1991 में इन्होंने इजाज़त दे दी कि चलिए ठीक है, राम मंदिर के लिए आप केस चला लीजिएगा। 1989 से लेकर 2019 तक मुकदमा चलता रहा कोर्ट में। तो ये कौन सी इजाज़त होती? और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश में किसी भी नागरिक को ये राइट कैसे मिल सकता है कि वो परमिशन देगा कि आप कोर्ट में केस चला सकते हैं कि नहीं? ठीक है। ये तो एक प्रेशर बिल्डिंग की बात हो गई ना। और जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर तो चलो एक मसला था, हमने कहा कि चलो भाई, कहाँ छोड़ा? एक भी स्टेज पे नहीं छोड़ा, नॉट इवन अ सिंगल स्टेज। थ्रेड बेयर, हर एक स्टेज पे सीपीसी के हर एक चीज का उपयोग करते हुए राम मंदिर केस में विरोध किया गया है। चाहे वो एएसआई सर्वे हो, चाहे वो गवाहियां हो, चाहे वो फाइनल जजमेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अपील हो, तो कहीं भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद भी, इतना प्रेशर बिल्ड करने के बाद 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड लेके तो आप समझिए, आप जो लोग आज जो बड़े बड़े बैरिस्टर्स हैं वो आके बात करते हैं, उनसे पूछिए कि आपने राम मंदिर क्या फोरगो कर दिया था? अगर फोरगो कर दिया तो फिर 1991 में मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए था। 1991 में हिंदू समाज को पूरा मंदिर मिल जाना चाहिए था, पर ऐसा तो हुआ नहीं। उसके बाद तो पूरा मुकदमा चला, थ्रेड बेयर अपोज हुआ, 1/3 का हमने डिवीजन देखा और उसके बाद 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड मिल गई और वहां से कस्में खाई जा रही हैं कि कभी हम जो है दोबारा राम मंदिर को तोड़ देंगे। तो आप बात समझिए, जो आज बात हो रही है समझाने की, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। दिस इज एक सिविलाइजेशनल इशू है और हमें अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए लड़ना ज़रूरी है। किसी भी तरह का जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आज बैरिस्टर साहब आके, या जो और भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी सो कॉल्ड हैं, वो आके कोई बात मीडिया चैनल्स पे या पॉडकास्ट पे बोल देते हैं, तो उसके बाद जो हिंदू पक्ष है या जो एक रिसर्च है, वो उस नैरेटिव के आगे कहीं ना कहीं दब जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज़ में, जैसे ये सारी बातें आज हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप देखिए कि उनका फ्रंट लाइन, और ये आज मैं आपके चैनल पे ये स्ट्रेटेजी समझाना चाहता हूँ।
इसको ज़रा डिकोड करिए और ये आप और आपके दर्शक सुने और देखें कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ, और ये रणनीति क्या है जिसकी वजह से ये, जैसे आज आप देखते हैं ना, अलग अलग जो आज आर्मी के वेटरन्स हैं वो आके वॉर स्ट्रेटेजी समझाते हैं, मिलिट्री मिसाइल्स पावर समझाते हैं, तो ये ज़रा लीगल स्ट्रेटेजी भी आपको समझने की और आपके व्यूअर्स को समझने की ज़रूरत है। आज इन सारे मामलों में उनका फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस क्या है? वक्फ एक्ट। थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस क्या है? सीपीसी के अलग अलग प्रोविजंस। ठीक है। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन सारे तरह के केसेस में कब्जे पे, ये जैसे अगर कारगिल की लड़ाई है तो यहाँ पे वो बैठे हैं जो हमारे दुश्मन हैं, और यहाँ पे हम हैं जी, हमारी इंडियन आर्मी है। तो इन सारी तरह की लड़ाई में जब आप सीपीसी की बात करते हैं तो कब्जे में कौन है? दुश्मन है। हम दुश्मन क्या है? दुश्मन नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा चलो मुस्लिम पक्ष है उस केस में। हाँ, मुस्लिम पक्ष मैं है। आप कारगिल था ना इसलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम पक्ष है, वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है। ठीक है। ज्ञानव्यापी में हमारे शिवलिंग के ऊपर जो वजू हो रहा है वो तो आज सील है, पर कब्जे में तो अभी इस समय तो सील हो गया, पर जो पूरी ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसे कहा जाता है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है भी नहीं, वो तो आज इनके कब्जे में। अब मुझे अगर यहाँ आपको इस टारगेट को अचीव करना है तो सबसे पहले वो यहीं पे, जैसे ही मैं यहाँ पे चढ़ाई शुरू करूंगा तो सबसे पहले बोल देंगे कि यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है। बात समझिएगा कि साहब आप यहाँ आ ही नहीं सकते, आप इस तरह के मुकदमे कोर्ट में उठा ही नहीं सकते हैं, कोर्ट में केस ही नहीं फाइल कर सकते। मतलब आप देखिए कि अगर जहांगीरपुरी में डिमोलिशन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। वक्फ के ऊपर कोई गलत कानून सरकार ले आई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, तो वो उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। किसी आदमी को बेल नहीं हो रही है तो वो कोर्ट आ सकते हैं, पर हम इन तरह के मामले के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये इनका फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा कि ये संपत्ति जो है ये तो वक्फ संपत्ति है, और इसीलिए आप ये हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट इसको डिसाइड ही नहीं कर सकते, इसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेजिए, ये तो बार्ड है, और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब आप इस हर्डल को पार करेंगे तो उसके बाद सीपीसी के प्रोविजन आएंगे, फिर ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन आएगी, कुछ ना कुछ बोला जाएगा, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बार्ड है, इससे बार्ड है, उससे बार्ड है। फिर जब वहाँ से आप उसमें जब ऑर्डर आएगा लोअर कोर्ट का तो उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं कभी स्टे हो जाएगा। फिर जब यहाँ से अगर बचेंगे 20, 30, 40 साल के बाद जब विष्णु शंकर जैन यहाँ से अचीव करेंगे तो मामला यहीं पे है, फिर मेरिट्स पे खुलेगा, फिर एविडेंस होगी, फिर गवाहियाँ होंगी ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और फिर आप कभी जाके कोई कोर्ट फैसला देगी कि हाँ जी आपका यहाँ पे अधिकार बनता है। फिर उसके बाद फिर से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर से 3 टायर सिस्टम है। तो आप ये समझिए कि एक सभ्यता, एक संस्कृति के लिए यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने की जो जर्नी है वो कारगिल के युद्ध से भी जटिल है। लीगल पार्लेंस में मैं बात कर रहा हूँ, वो कारगिल के युद्ध से भी जटिल है। तो ये तो आज पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, भरमाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट प्लेस, और एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि झूठ जो है वो इतना तेज बोलो, इतना चिल्ला के बोलो कि वो झूठ जो है वो सच लगे, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही फंसा के रखो कि ये लोग कभी यहाँ से एक स्टेप आगे भी ना बढ़ पाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब ये जितने केसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और करेंगे, ये सारे केसेस में ये पूरे एरिया चीख चीख के बोल रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, ठीक है, और इसको गलत ढंग से कब्जा किया गया है। तो अगर गलत ढंग से कब्जा किया गया है तो उस कब्जे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जस्टिफाई कैसे कर सकता है? आज मैं और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपका कोई इस कमरे को फॉर एग्जाम्पल इसमें आके गलत घुस जाए तो क्या आप उससे सेटलमेंट करोगे? नहीं, भगाऊंगा उसको। नहीं, यही तो बात हो रही है यहाँ पे, सेटलमेंट क्यों नहीं किया? आपसे मतलब आपसे नहीं है, आज यही तो बात हो रही है, उनसे बैठ के बातचीत कर ले, सेटल कर लेते हैं ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं। तो पहले सवाल तो ये पूछना चाहिए ना कि भाई आप यहाँ पे घुसे कैसे? ये जगह तो मेरी है, मेरे पूर्वजों की है, मेरे राजा परमार देव की है, मेरे जो ईश्वर आराध्य है उनकी है, मेरे भोलेनाथ की है, मेरे राम जी की, मेरे शिव जी की जगह है। आप यहाँ पे घुसे कैसे? आपने मेरे शिवलिंग को वजूट किया कैसे? आपने मेरे शिवलिंग को, अगर आप ये कह रहे हैं फव्वारा है, तो उसकी जांच कराई कैसे नहीं? तो आज मैं देखता हूँ, मैं सिविल लॉयर, सिविल साइड में काम भी करता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि एक सिविल मुकदमे के लिए लोग 50-50 साल तक, अगर उनके परदादाओं की दादाओं की ज़मीन थी, उसको किसी ने गलत कब्जा किया है, तो वो कोर्ट में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर यहाँ पे हम वो लड़ाई लड़ने के लिए जो एक सिविल डिस्प्यूट है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जैसे लगता है कि देश में कोई कम्युनल माहौल गड़बड़ हो जाएगा। सही है, कम्युनल माहौल गड़बड़ हो जाएगा। ये वो सवाल है, ये वो पक्ष है कि ये एक गुंडागर्दी की बात है। मैं एक बहुत रफ लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत ही मतलब प्लेन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आप इस कमरे में घुस गए,
अब हटाने की अगर बात करेंगे तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। मतलब एक कॉमन आदमी यही जानना चाहता है कि जब नेकेड आई से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्पल का स्ट्रक्चर था, तो मैं इसको इतना बड़ा केस बनाने के बजाय जो भी जज साहब हैं उनके साथ, दोनों पक्ष के साथ मैं एक सर्वे कर लेता हूँ, मुझे जाते ही दिख जाएगा कि ये चीज़ें हैं, और उसके जो आपके जो कल्चरल और सिविलाइजेशनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो तो हैं ही पब्लिक डोमेन में। तो मैं इसको इतना लंबा कोर्ट में क्यों खींचता हूँ? ये क्या इतना मुश्किल है कि इतनी बातें होंगी? हम भी जैसे आप बात कह रहे हैं, ईश्वर चाहे, भगवती चाहे ऐसा कोई प्रक्रिया आ जाए इस देश में, पर कानून तो कानून के हिसाब से चलता है। कोर्ट में केस फाइल करने में हमें कोई मज़ा तो आ नहीं रहा है। अपना जो पूरे जीवन अपना खपा के, हमारे पिताजी जो हैं वो भोजशाला गए, वहाँ पे सर्वे किया, उनको अटैक्स पड़े, फोटोग्राफ्स खींची, पूरी तैयारी की, 40-40, 50-50 लोग बैठे हैं, अध्ययन हो रहा है, राजा परमार देव से लेके अभी तक पूरी रिसर्च की जा रही है, इतना बड़ा 3-3 वॉल्यूम में डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, उसको फाइल, इसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है जीएम को? सही बात है। ये जो आप बता रहे तो बहुत ईजी काम है ना कि हाँ जी देख लीजिए, करा लीजिए, पर है नहीं ना ऐसे प्रक्रिया। जो आप बात कह रहे हैं वो कहीं संविधान में प्रिस्क्राइब नहीं है ना। कितने आप आज ये बात समझिए कि आज राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने कितने दिन तक आंदोलन किया, भोजशाला के लिए, जहाँ अगर बात की जाए धार मध्य प्रदेश भोजशाला के लिए कितने दिन तक कितने लोगों ने आंदोलन किया। पर यह बात भी राइट विंग को, हिंदू समाज को, एक इंटेलिजेंसिया को, एक इंटेलेक्चुअल वर्ग को समझनी पड़ेगी कि कोर्ट में केस फाइल करना हमारे लिए लग्जरी नहीं है, हमारे लिए मजबूरी है। और एक बात और समझनी पड़ेगी, ये एक स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि अगर आप इसका बीजारोपण नहीं करेंगे तो आंदोलन करने से कभी कोई जगह नहीं मिलती है। ठीक है। अगर आज राम मंदिर का बीजारोपण गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में और देवकीनंदन अग्रवाल जी ने 1989 में नहीं किया होता तो आज रामलला का भव्य मंदिर भी नहीं बना होता, हम लोग सब विरोध कर रहे होते। तो वी हैव टू गो टू द कोर्ट, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि इस तरह के मामलों में एक मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर का परिसर है, तो मेरे कह देने से तो हो नहीं जाएगा जी, दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। जो मौलाना कमालुद्दीन है, काजी ज़कीउल्लाह हैं, मुस्लिम पक्ष है, उनके जितने लोग हैं उनको भी सुनना पड़ेगा ना कि बताइए आपका क्या कहना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद होगा। ये फैसला पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट में ऐसी कोई सुनवाई की प्रक्रिया तो है नहीं। तो इस बात को आपके व्यूअर्स को सबको समझने की जरूरत है, दैट गोइंग टू कोर्ट इज अ नेसेसिटी। और जितने दिन डिले करेंगे उतना डिले होगा। ठीक है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी रिसर्च लेके कोर्ट में गए, कोर्ट की प्रक्रिया सरल हो, उसको डे टू डे बेसिस पे डिसाइड किया जाए, जल्द किया जाए। जो बात आप कह रहे हैं मैं उसमें ही आ रहा हूँ, सही बात है। वो टारगेट अचीव हो सकता है बाय पब्लिक अवेयरनेस, और आप जैसे जो पॉडकास्ट आप जैसे करते हैं, लोगों तक मैसेज जाता है, इससे हर एक इशू किसी ने उठाया तो आप उसको बुलाइए कि भाई आपका क्या प्रूफ्स है। ठीक है, आपने प्रूफ्स बताए, अच्छा मैटर कोर्ट में अब कहाँ तक पहुँचा, अब इसकी नेक्स्ट डेट क्या है। कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि साहब इसको आप डे टू डे सुनवाई कर लीजिए, ये एक सिविलाइजेशनल इशू है, इसमें कोई सर्वे होना है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है, वो सारी चीज़ें कर लीजिए, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आज किसी के ऊपर कोई FIR होती है तो मल्टीपल लेयर ऑफ रेमेडीज़ है ना, वो 482 में जा सकता है, पुलिस जांच करती है, चार्जशीट फाइल करती है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, उसके बाद अल्टीमेटली अगर ट्रायल होता है तो ट्रायल कोर्ट गवाहियों की गवाही लेती है और उसके बाद फैसला देती है। उसके बाद अगर आप एग्रीव्ड है तो आप हाई कोर्ट जाइए, फिर सिविल सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ये एक देश का लीगल सेटअप है। चिल्लाने से, विरोध करने से सिर्फ एक पब्लिक परसेप्शन बनता है, पर इफेक्टिव काम नहीं होता। पर अगर आप मीडिया में बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो उसका असर पड़ता है किसी केस के फैसले पे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कहीं बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम केस को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या उसको असर डालना। हाँ। पर एक जो लोग, देखिए बात समझिए, आज हम और आप जो बात कर रहे हैं, आज हम अगर भोजशाला के लिए बात कर रहे हैं तो मुझे और आपकी जो बातें हैं, जो हमारे जो प्रूफ्स हैं जी, इसको सिर्फ हम और आप नहीं सुन रहे हैं, इसको वो कंज्यूमर सुन रहा है जिन्होंने इसके लिए बहुत दिन तक आंदोलन किया। सही बात है। जो हमारे भक्त हैं, जो देखिए विष्णु शंकर जैन कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, या हरिशंकर जैन ने रिसर्च की है, पिटिशनर हैं जी, पर वो लोग उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि भोजशाला मुक्त हो जाए। रामलला विराजमान में देवकीनंदन अग्रवाल थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड भगवान राम की तरफ से जो केस फाइल हुआ, उसमें पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है। तो आज उन कंज्यूमर्स को, वो जो लोग हैं जिनका भावना इन्वॉल्व है, उनको कैसे पता चलेगा उनका केस क्या है? क्योंकि हम और आप जिस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ पर्सनल नहीं है। ठीक है ना,
ये पूरे पूरे समाज की, पूरे पूरे कम्युनिटी की, पूरे पूरे सभ्यता की बात है। इसलिए इसका कोर्ट में कोई असर नहीं पड़ता है, पर जो लोग हैं उनको जो एक नॉलेज है, उनको एक जो राइट टू नो है, वो मिलता है कि कोर्ट में गए तो क्या आधार है, क्लैरिटी मिलती है कि चल क्या रहा मिलती है कि हो इसका है क्या, मसला क्या है। सही बात। अब जैसे भोजशाला के केस में ये बात क्लियर हुई, जब इतनी बार बोला गया हमारी तरफ से कि भाई हाँ 7 अप्रैल 2003 का जो आदेश है वो यहाँ केंद्र बिंदु है और यहाँ पे एक ज्वाइंट वर्शिप का अधिकार दे रखा है। लोगों को पता ही नहीं था कि जी भोजशाला हमारी होनी चाहिए, पर क्या क्या दिक्कत आ रही है। जैसे आपके अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और वो बताएगा नहीं एग्जैक्ट डायग्नोस करके ये प्रॉब्लम है, तब तक उसका वो आपको जो दवाई है आपको असर नहीं करेगी। तो वैसे ही 7 अप्रैल 2003 का आदेश, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पर किसी को उसको जानकारी तो होनी चाहिए कि ये केंद्र बिंदु है और अगर इसको खत्म करेंगे तो हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप मिल जाएगा। एक डिस्कशन ये भी हो रहा है जो कि अयोध्या फैसले के बाद भी हुआ और अब धार भोजशाला के फैसले के बाद भी हो रहा है कि भाई मेरा घर है, विष्णु शंकर जैन की फैमिली आती है, कब्जा कर लेती है, मैं 100 साल तक लड़ता हूँ, मैं जीत जाता हूँ, मेरा घर वापस मिल जाता है, लेकिन विष्णु शंकर जैन की फैमिली कोर्ट जाती है, बोलती है भाई मुझे ज़मीन दे दो, और उनको ज़मीन दे दी जाती है। तो इनको क्यों ज़मीन मिले? ये बिल्कुल, देखिए जो बात आप कह रहे हैं मैं इससे आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। और ये बात हमने, अगर आप राम मंदिर का केस फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था जब 9 नवंबर 2019 को पूरा देश खुशी मना रहा था कि हमें राम मंदिर मिल गया। तो हम एकमात्र ऐसे पक्ष थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया था। 12 रिव्यू मुस्लिम पक्ष की तरफ से फाइल हुए थे और 1 रिव्यू हमारी तरफ से फाइल हुआ था। और हमारी यही मांग थी कि जो 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड दिया है वो मत दीजिए। अगर बाबर ने 1528 में गलत काम किया है और यहाँ पे हमारी राम मंदिर थी, तो इन लिeu ऑफ राम मंदिर आप उनको 5 एकड़ ज़मीन मत दीजिए, बहुत गलत प्रेसिडेंट होगा। पर वो रिव्यू पिटीशन सुनी नहीं गई। 12 रिव्यू पिटीशन उनकी भी खारिज की गई और 1 रिव्यू पिटीशन हमारी भी खारिज की गई। क्यों, क्या बोला गया? नहीं, कोई बोला नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में सुनवाई होती नहीं है, जो फैसला वही है। हाँ, जो है वो पहले देख लेते हैं इन चेंबर हियरिंग, इन चेंबर उसका देखते हैं। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं तो वहीं पर डिसमिस हो जाती है, उसकी कोई ओपन कोर्ट हियरिंग होती नहीं है। तो 5 एकड़ जो ऑल्टरनेट दिया गया इसको हमने चैलेंज किया था और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत प्रेसिडेंट है कि जहाँ पे आप ऑल्टरनेट लैंड दे रहे हैं फॉर द इलीगल एक्शन विच हैज़ बीन डन। क्योंकि इतने दिन तक तो समाज ने 69 ईयर्स तक यही तो लड़ाई लड़ी कि जो एक्शन था बाबर का वो लीगल था कि इलीगल था। आज भोजशाला के केस में यही तो लड़ाई हो रही है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया 13वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में वो गलत था कि नहीं था। तो उसके बाद ऑल्टरनेट लैंड देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो एक टेंडेंसी जिसे कह सकते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट डेवलप हो रहा है, ये डेंजरस है और ये ख़त्म होना चाहिए। इसको अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि सामने वाला पक्ष भी इससे पूरी तरह खुश भी नहीं है। उसको तो अभी भी प्रॉब्लम है कि भाई एक तो मेरी जगह चली गई, जो सो कॉल्ड मेरी जगह थी, पर ये भी दे दिया तो ये मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट फिर भी मुझे चाहिए। तो ये बड़ा पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि हाँ, क्यों, क्या देखिए ऑल्टरनेट लैंड देने से किसी को कुछ अचीव नहीं होना। करेक्ट, सही बात। उनको भी नहीं चाहिए। अभी भोजशाला के केस में हमने देखा, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए। जो 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड है उसको देने से भी कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। तो भोजशाला में 5 एकड़ ही बोला है? नहीं, 5 एकड़ नहीं बोला है। भोजशाला केस में ये बोला है कि अगर उनको मस्जिद के लिए ज़मीन चाहिए तो वो सरकार को अप्लाई करें और सरकार उनके इस एप्लीकेशन को कंसिडर करें। विष्णु जी, लंदन म्यूजियम में जिस मूर्ति की बात की जा रही है उसका कनेक्शन यहाँ से है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? देखिए 1875 में यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था और अंग्रेज़ों के समय, और इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत काम किया है। और जब 1875 में यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था तो यहाँ पे मेजर किनकैड ने यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनको पाया था और 1902-1903 में लॉर्ड कर्जन इन मूर्तियों को लेके लंदन चले गए थे और उसके बाद आज भी लंदन म्यूजियम में वो मूर्तियां वहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है। और वो मूर्तियां यहीं से गई हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, ठीक है। तो ये मूर्तियां वहाँ से आए, आर्टिफैक्ट्स यहाँ से आए, क्योंकि मैं पढ़ रहा था हमने कोर्ट में मांग की थी और जब हमने मांग की थी तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये क्या रिलीफ है कि मूर्ति लंदन से आए, कोर्ट कैसे आदेश कर सकती है? कोर्ट ये आदेश नहीं कर सकती। कोई हमारी बात उस समय समझा नहीं कि कोर्ट ये आदेश नहीं कर सकती कि मूर्ति लंदन से कोर्ट सरकार लाए, पर सरकार को बोल तो सकती है कि आप इनकी मांग को कंसिडर करिए। हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दे रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ASI को, कि आप वहाँ पे जाइए, उनको रिप्रेजेंट करिए कि हमें हमारी जो चीज़ है वो वापस दी जाए। और ऐसा नहीं है, इस कार्यकाल में हमने देखा है कि कितनी सारी हमारी मूर्तियाँ, कितने सारी हेरिटेज की चीज़ें लाई गई हैं। करेक्ट। तो अगर ये 2 मूर्तियाँ भी वहाँ से आ जाएंगी, एफर्ट्स लिए जाएंगे डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो वो अचीव हो सकता है। और यही बात इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई
हाईकोर्ट ने भी कही कि जो हम लोगों ने प्रत्यावेदन दे रखे हैं रिप्रेजेंटेशंस, उसको सरकार कंसिडर करे और एफर्ट्स ले कि वहाँ से ये चीज़ वापस आ सके। क्योंकि 2014 के बाद से अब तक कई ऐसे तकरीबन 500 के करीब 400 समथिंग आर्टिफैक्ट्स या ऐसी मूर्तियां हैं जो अलग अलग जगहों से आई हैं। आज हम डिमांड कर रहे हैं कि कोहिनूर वापस लाया जाए। हाँ। कोहिनूर वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं और अपनी माँ वाग देवी माँ सरस्वती की मूर्ति को वापस लाने के लिए डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें लीगल लड़ाई कैसे होती है वहां से, इसका कोई डिटेल है? नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है, वो तो सरकार के थ्रू ही होगा। हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार अल्टीमेटली उनसे मांग करेगी और फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वापस लाने की एक जो प्रक्रिया है वो वापस लाई जाएगी। एक केस और बहुत डिस्कस होता है, कश्मीर हिंदू जेनोसाइड केस जी। इसको रीओपन करने की बहुत सारी बात होती है। आपको लगता है ये रीओपन कभी होगा, इस बारे में बात होगी? नहीं, मुझे लगता है कि केस, पहली बात तो हमें केस तो देखिए, केस तो रीओपन हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें अचीव क्या करना है। जो आज कश्मीर हिंदुओं का वहाँ पे नरसंहार हुआ, हम लोग कश्मीरी पंडित कहते हैं, मैं कश्मीरी हिंदू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जो वहाँ पे 1989 में जिस तरह से उनका 7th एक्सोडस हुआ, उससे पहले भी बहुत बार वहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो जो 7th एक्सोडस हुआ है वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का, आज हमें पहले ये समझना है कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव, तभी तो आप कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, केस रीओपन हो, पर क्या हो तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो वहाँ पे हुआ उसको हमें जेनोसाइड घोषित करना है। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली मांग होनी चाहिए कि आज कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो वैली में हुआ है, घाटी में हुआ है, उसको एक जेनोसाइड घोषित करना चाहिए। लीगल रूप में अभी भी जेनोसाइड घोषित नहीं हुआ है। ओके, घोषित नहीं हुआ है। और उसके बाद जैसे ही वो जेनोसाइड घोषित हो, उसके बाद जो उसके चीज़ें हैं जो फॉलो करती हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाए। आज भी जत्थी में ऐसे बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप हैं जहाँ पे हमारे कश्मीरी हिंदू भाई आज भी बद से बदतर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको वापस रिहैबिलिटेट किया जाए। जो उन्होंने त्रासदी इतने सालों तक झेली है, उनको कैसे गवर्नमेंट जॉब्स दिए जाए, उनको कैसे सिक्योर किया जाए, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उनके कल्चरल हेरिटेज को, इसके लिए काम होना चाहिए, इसके लिए लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए। और साथ ही साथ जो वहाँ पे कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए हैं, उनको कैसे उनकी जगह रिहैबिलिटेट किया जाए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। और रिहैबिलिटेशन के बाद उनको सिक्योरिटी मिले, इसकी हमारी मांग होनी चाहिए। और वहाँ पे जो डेमोग्राफी है, जिस तरह से चेंज की गई है, वो कितनी इलीगल है, उसके पे हमारी मांग होनी चाहिए। तो मल्टीपल लेयर ऑफ डिमांड्स हैं और इसके लिए कोर्ट बिल्कुल जाना चाहिए। और कोर्ट में ये केस रीओपन की बात नहीं है। ये एक गलत परसेप्शन है कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामला डिसमिस कर दिया तो कोई दोबारा नहीं जा सकता। तो डिसमिस किस ग्राउंड पे किया गया था? नहीं, ये बोला गया कि अभी हम इसको नहीं देख सकते हैं, पर वो एक दौर था, एक बेंच थी, एक कोर्ट थी। पर ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है 2017-18 में। ठीक है, पर दोबारा जाया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मांग उठी थी कि विमेन रिजर्वेशन दिया जाए जुडिशरी में, वो डिसमिस की गई। डिसमिस नहीं, ये बोला गया कि आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। पर फिर रिसेंटली पिटिशन फाइल हुई और उसमें नोटिस जारी किया गया। तो वी हैव टू बी, यही मैं बात बोल रहा हूँ, लीगल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है कि आपकी लीगल स्ट्रेटजी क्या है। कुछ लोग गए थे कोर्ट में, उनकी बात नहीं सुनी गई। पर आज जो फ्रेश पहलू है, जब आर्टिकल 370 को रिपील किया गया है, तो आज उसके बाद दोबारा कोर्ट आया जा सकता है और एक रिसर्च बेस उसको डिस्टिंग्विश करके वो मांग रखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। बहुत सारे मतलब पहलू होते हैं, पर एक परसेप्शन बना देना, अच्छा जी खारिज हो गया, अब तो दरवाजे बंद हो गए, अब कभी नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। सर ज्ञानवापी केस पे आते हैं, उस पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक एएसआई की 839 पेज की एक रिपोर्ट है, क्या बोलती है वो रिपोर्ट? देखिए, वो एएसआई ने, जब हमने वहाँ पे सर्वे करवाया एएसआई का, तो ये सर्वे का आदेश हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट तक अफर्म हुआ। तो अपने आप में ही पहले टास्क था कि वहाँ पे एएसआई सर्वे हो। ठीक है, और वो शिवलिंग के एरिया को छोड़ के, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि शिवलिंग का एरिया जहाँ पे हमें मिला है, जिसको वो फव्वारा कह रहे हैं, उस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया का सर्वे कराया गया। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप फव्वारा न बोलने ये बोला जा सकता है, या उनको हक है फव्वारा बोलने का? नहीं, उनको हक है फव्वारा बोलने का, मुझे हक है शिवलिंग बोलने का। पर मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको कोर्ट में वेरीफाई तो करें। मैं तो आपके चैनल पे बार बार शिवलिंग बोल रहा हूँ, और मैंने एप्लीकेशन दी कोर्ट में, चैनल पे नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ, मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि ये शिवलिंग है, इसकी एएसआई जांच की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया कि हाँ, इसकी एएसआई जांच हो। और जो लोग फव्वारा बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये फाउंटेन है और इसकी जांच ना की जाए।
तो अगर वो फाउंटेन है तो जांच तो कराइए, कहिए कि विष्णु शंकर जैन ने जो सिद्ध क्लेम कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है, गलत है, ये तो फाउंटेन है। पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट आके उसको स्टे करवाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को, कि नहीं जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि शिवलिंग की एसआई जांच की जाए। तो कोर्ट ने रोका क्यों? उस समय सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन होने वाली थी, मुझे आज भी याद है, 19 मई 2023 का समय था, और ये हुआ कि जी वेकेशन होने वाली, तो वेकेशन के बाद हम सुनेंगे, अभी इसको रोक देते हैं, आपकी जो पूरी बात है उसको सुना जाएगा। तब से मैंने स्टे वेकेशन एप्लीकेशन लगा रखी है, आज तक अभी उसकी हियरिंग नहीं हुई है। पर ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, मैं बता रहा हूँ कि जांच करो। और एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है, जिसमें एएसआई ने कहा है कि प्राइमा फेसाई देखने से अति प्राचीन लगता है। एएसआई ने एफिडेविट में कहा है कि ये इन सिटू रॉक है, मतलब नीचे से उत्पन्न हो रही है। पर इसके बारे में अभी कोई बात नहीं हो रही। कोर्ट में मामला पेंडिंग है, पर हम लोग प्रयासरत हैं। पर आपके सवाल पे आ जाते हैं, तो इस एरिया को छोड़ के जो बाकी परिसर है, जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, जिसमें वेस्टर्न वॉल है, उन सारी जगहों की हमने जांच एएसआई द्वारा करवाई। उस जांच के आदेश 21 जुलाई 2023 को दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी द्वारा। उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कंफर्म किया। फिर वहाँ पे करीब 90 दिन का सर्वे चला, और सर्वे होने के बाद एएसआई ने बहुत ही हिस्टोरिकल रिपोर्ट दी है। और ये बात आप अध्ययन करिएगा, जो ज्ञानव्यापी है और जो भोजशाला है, इसमें जो एएसआई रिपोर्ट्स आई हैं, ये राम मंदिर केस से, एज ए लॉयर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये राम मंदिर केस से और ज़्यादा क्लियर है, और एक्सटेंसिव है, और अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की गई हैं बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस इन टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो एएसआई ने ज्ञानव्यापी के केस में ये कहा है कि ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है, और यहाँ पे कोई भी तरह की जो मस्जिद बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा एक हिंदू मंदिर का परिसर है। और जिस तरह से वहाँ हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं, जिस तरह से वहाँ पिलर्स मिले हैं, जिस तरह से नागर शैली का बना हुआ वेस्टर्न वॉल है, जिसको आज बंद कर दिया गया है, जो वेस्टर्न साइड से माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करके वहाँ पे जाते थे, और जो अंदर इस तथाकथित मस्जिद में जो प्रूफ्स मिले हैं, हमें डमरू के चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं, ये सब उस रिपोर्ट में है। सब उस रिपोर्ट में किस तरह से और ये रिपोर्ट पब्लिक होती है जनरली। हाँ जी, किस तरह से अलग अलग सभ्यताओं ने, अलग अलग संस्कृतियों ने इसके लिए काम किया, वो सारी बातें उसमें मेंशन है। तो अभी क्या प्रोग्रेस है इसमें, अभी लीगली? अब ज्ञानव्यापी के केस में मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये सारी केसेस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो फिर उसी घूम फिर के इसी उदाहरण पे आ जाते हैं, ये जो उदाहरण मैं आपको, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये केस चल नहीं सकता है। इसके लिए ऑलरेडी हम 2 टायर से जीत गए। हमारे ज्ञानव्यापी के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, बहुत ही ऐतिहासिक, यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने, ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब ने फैसला दिया कि यहाँ पे लागू नहीं होता है, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इसमें फैसला दिया कि सितंबर में कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। 1998 में भी फैसला दिया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। उस फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी नहीं लगाई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की लड़ाई इंटेलेक्चुअली हम 2 कोर्ट से जीत गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, हमारा केस चल रहा था। इन द मीन टाइम जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और 12 दिसंबर 2024 को बिना, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बिना ज्ञानव्यापी के पेटिशनर्स को सुने, बिना मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पेटिशनर्स को सुने, बिना हमारी बात सुने, अचानक से सारे केसेस पे रोक लगा दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 के उस बैच ऑफ पेटिशन में, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नया केस फाइल नहीं किया जाएगा, जो केस चल रहे हैं उसमें कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अब इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, ये बड़ा एक फार रीचिंग चीज़ है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन डिसाइड हुई, अब हो सकता है मेरे इंटरप्रिटेशन में वो इफेक्टिव ऑर्डर नहीं है, पर दूसरे किसी के इंटरप्रिटेशन में वो इफेक्टिव ऑर्डर है। तो इसीलिए उस स्टे के वेकेशन के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हुआ हूँ। हाल फिलहाल में मामला लगा था, तो हमने कोर्ट में पॉइंट आउट किया था कि हमने स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन तब से लगा रखी है, 2024 से ही लगा रखी है, जनवरी 2025 में भी लगा रखी है। तो उसको सुनाया, तो कोर्ट, मुझे लगता है अभी शबरीमाला की हियरिंग चल रही थी 9 जज बेंच की, तो जुलाई में उसकी सुनवाई होगी। ठीक है। और जब वो स्टे हटेगा
तो फिर ज्ञानव्यापी का केस फिर से ओपन मतलब आगे बढ़ेगा। और फिर हमने उसमें मांग ये की है कि ज्ञानव्यापी का पूरा ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कराया जाए, जैसे राम मंदिर का हुआ था, जैसे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का चल रहा है, और ओरिजिनल ट्रायल उसका हो, और फिर वो केस और स्पीड से आगे बढ़ेगा। ASI रिपोर्ट आ चुकी है, सारे जो गवाह हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब हमारे रेडी हैं। वी आर एट द वर्ज ऑफ विक्ट्री। बस एक लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ठीक है। तो जो फैसला है, जो मतलब हम लीगली अचीव करना चाहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कोर्ट में उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। सिर्फ बातें नहीं, कोर्ट में काम करके उसको दिखाएंगे। सर, एक केस जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है बट मीडिया में कहीं कहीं से निकल कर आता है, ताजमहल का केस, कि ताजमहल की जगह पर प्राचीन शिव मंदिर था, ऐसा केस है, राइट? तो क्या ये थोड़ा डिटेल में समझाइए, क्योंकि ये अगर ये ट्रायल तक पहुंचता है या इसके बारे में, तो ये ग्लोबल डिबेट बनेगी, क्योंकि ग्लोबली ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो जिसको देखने के लिए नैरेटिव है, एक ऐसा ग्लोबल नैरेटिव है, हाँ, जिसको एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन तर्क के आधार पे चुनौती दे रही है। तर्क क्या है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। तर्क सबसे पहला ये है कि मुमताज़ महल को जो पहले बरी किया गया था, वो वहाँ से 400 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में बरी किया गया था, ठीक है। इनिशियली वहाँ बरी भी नहीं किया गया था। हाँ हाँ दूसरा तर्क ये है कि यहाँ पे इसकी एक कार्बन डेटिंग की गई थी, हाँ, और ये पाया गया था कि ताजमहल शाहजहां से भी प्रीडेट करता है, उससे भी 300 साल पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है। ओके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तर्क ये है कि अगर ये एक मुस्लिम मुसोलियम होता, हाँ, तो मुस्लिम मुसोलियम के लिए सुपुर्दे खाक होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी कब्र को। और ये तो वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है, और यहाँ पे तो ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, तो यहाँ पे सुपुर्दे खाक तो हुआ नहीं। चौथा सबसे बड़ा एक जो प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रेव्स क्यों हैं। क्या शाहजहां को ये पता था कि अच्छा जी हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ग्रेव बना देते हैं, फिर उसके नीचे भी हम ग्रेव बना देते हैं कि कभी लोग यहाँ पे विजिट करने आएंगे, तो दो दो ग्रेव्स क्यों बनाई गई हैं, ऊपर भी और नीचे भी। पांचवा सबसे बड़ा तर्क ये है कि जैसे ताजमहल है, आज ये ग्लास दिख रहा है, आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ, तो अगर कोई फ्रंट से ताजमहल को देखेगा तो उसका जो प्लिंथ है वो यहाँ तक लगता है, पर अगर बैक में जाएगा तो काफ़ी गहरा है। बैक में सिर्फ इतना नहीं दिखेगा, पीछे इससे भी गहरा दिखेगा। तो ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं, उनको खोला जाएगा आज भी, तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। ये हमारा क्लेम है, पर एक क्लेम को सिद्ध कैसे करेंगे? जब वहाँ पे लोग जाएंगे, शोर शराबा नहीं मचेगा, वहाँ पे लोग जाएंगे, उन आर्टिफिशियल वॉल्स के जो पत्थर ईंटें हैं जिससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा, उसको हटाया जाएगा, तो आज वहाँ पे भी प्रमाण मिलेंगे। तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल का पार्ट इस प्लिंथ के नहीं, आप कह रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, उससे स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो मतलब जैसे ये दरवाजा है, हाँ, अगर आज यहाँ पे ईंटें चुनाई करके दीवार खड़ी कर दी, हाँ, तो ये अगर दीवार आप हटाएंगे तो स्ट्रक्चर को नुकसान तो पहुंचेगा। ठीक है, वो हिसाब से आप कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए आप जैसे ये दीवारें हटाएंगे जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं जिससे कमरे बंद किए गए, तो ताजमहल का सच सामने आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ताजमहल जो बादशाहनामा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे जो हामिद लाहौरी की लिखी हुई है, उसमें मेंशन्ड है कि शाहजहां ने इस जगह को राजा जय सिंह से एक्सचेंज में लिया। अच्छा, तो अगर एक्सचेंज में लिया तो मतलब आपने ओरिजिनल नहीं बनवाया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए इसका एक क्लोज जुडिशियल स्क्रूटनी, बिना किसी दबाव में आके, बिना ग्लोबल प्रेशर में आए, इसकी एक क्लोज जुडिशियल स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी है। पर ये तो नैरेटिव ये है कि ये प्यार की निशानी है जी। और जब शाहजहां ने इसको बनवाया तो 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए, और क्या कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पे मुस्लिम मुसोलियम है, और वहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज भी पढ़ी जाती है, उर्स भी मनाया जाता है। अब यहाँ तक नैरेटिव है कि अभी कुछ लोगों ने हाल फिलहाल में वहाँ पे आरती की थी, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि आपने वहाँ पे आरती कैसे की। तो सवाल ये नहीं है कि आप वहाँ फ्राइडे को नमाज कैसे कर रहे हैं, ASI ने क्यों परमिशन दे दी वहाँ पे आपको फ्राइडे को नमाज करने की। तो यहाँ भी ASI की सर्वे की ही मांग है आपकी? मेरी सबसे पहले मांग ये है कि वहाँ पे लोकल कमीशन जाए, एडवोकेट कमीशन जाए, और जो 27-28 कमरे हैं जो उसके नीचे सील्ड रूम्स हैं, पहले उसको खोला जाए। अच्छा, और उसको खोल के देखा जाए कि वहाँ पे क्या है। जो बात हमारा दावा है वो मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट तो आप दिखा नहीं रहे हो, और कह रहे हो कि नैरेटिव है। अरे स्पॉट तो दिखाइए। आज एज इट इज स्ट्रक्चर है, कोई तोड़ने की, डैमेज करने की बात ही नहीं कर रहा है। एज इट इज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पहले उसको तो खोल के दिखाइए। वो क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो उसका एक्सेस नीचे उर्स के लिए जा सकते हैं आप। अच्छा,
उर्स के लिए नीचे जा सकते हैं, वो भी साल में एक बार। पहले तो काफ़ी लोग जाते थे, अगर आपको पता हो तो ताजमहल में हर आदमी पहले नीचे जाता था, पर वहाँ पे ऑक्सीजन की लोगों को कमी लगती थी, कुछ कैलामिटीज़ हो रही थी, तो एएसआई ने बंद कर दिया है। अब साल में एक बार उर्स के लिए वो इजाज़त देता है मुस्लिम पक्ष को वहाँ पे उर्स मनाने की। तो अभी तो हमें नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये भी बताया जाता है कि जो ओरिजिनल ग्रेव है शाहजहाँ की, वो ये नहीं है, वो नीचे है। ओरिजिनल ग्रेव नीचे है, मतलब पहले आर्टिफिशियल ग्रेव्स हैं ऊपर जो हम और आप देखते हैं, उसके नीचे जो है ओरिजिनल ग्रेव्स हैं, ऐसा बोला जाता है। पर जो आसपास के कमरे हैं उसको खोलने की कोई बात नहीं हो रही है, जो उसी परिसर के अंदर है। तो वो कभी नहीं खुले या आपका डिमांड है आपको नहीं मिल रहा है, या नहीं, कभी नहीं खुले। अच्छा, कभी खुले ही नहीं आज हाँ, तक। वो जब खोले जाएंगे, वहां पे जब जांच होगी तो पता चलेगा। तो वहां पे जांच हो ही नहीं रही है, जांच हो नहीं रही है और नैरेटिव बना हुआ है। भाई जांच तो हो जाए ना, जांच होके बताइए कि गलत कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे दिखाइए उसे। तो इसमें कहाँ तक पहुंचा है लीगल बैटल? इसमें अभी हमारा सिविल सूट 2015 से, आज से नहीं, 2015 से आगरा की सिविल कोर्ट में चल रहा है। और इसमें हमारी काफ़ी स्पीड से मामला इस समय आगरा की सिविल कोर्ट में चल रहा है। और इस समय हमारा जो रिवीजन पिटिशन है वो इस समय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने पेंडिंग है। वो गलत दिखाया गया मूवी में कि हमारा सिविल सूट रिजेक्ट हो गया है। हमारा सिविल सूट इस समय पेंडिंग है आगरा की सिविल कोर्ट में। और उसमें आपको बताना चाहता हूँ, एएसआई ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एफिडेविट भी दिया है कि कैसे कैसे इसका क्या क्या घटनाक्रम रहा है 2015 में। एक काले ताजमहल का भी आता है स्टोरी, ये क्या है? नहीं, वो बताया जाता है कि उसके पीछे वहां पे बनवाने की प्लानिंग थी, पर वो बन नहीं पाया था, उसको उसकी औलाद ने कैप्चर कर पर लिया। एनीवेज मैं कुछ और कह रहा हूँ। ताजमहल के पीछे जो यमुना का रिवर बेड है वो वहाँ पे है। हाँ। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ऐसा एक हमारे पूर्वजों ने, कि जो वहाँ पे लकड़ियाँ हैं वो ऐसी लकड़ियाँ हैं जो जितना पानी में रहेंगी उतना मजबूत होंगी। तो ताजमहल इज़ अ वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट। और ये टेक्नोलॉजी किसी भी आपको मुगल आर्किटेक्चर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक और पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो जो अभी मूवी आई है परेश रावल साहब की द ताज स्टोरी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रेस किए गए हैं, पर ये सारे पॉइंट्स तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक वहाँ का स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं होगा। स्पॉट इंस्पेक्शन होना एडवोकेट कमिश्नर महोदय की तरफ से, और उसके बाद सेकंड लेयर जो साइंटिफिक एएसआई की है, जब ये दो चीज़ें होंगी तब जाके चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। संभल वाले पे भी एक बार बात कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था और उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। वो एरिया भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था उसके बाद। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे और वो केस कहाँ आगे बढ़ा? संभल का केस जो बोला गया था, जब हमने मुकदमा फाइल किया था तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बैरिस्टर्स ने आके कहा कि राइट टू एक्सेस मांग रहे हैं, कैसे मांग सकते हैं, एडवोकेट कमीशन का सर्वे 2 दिन कैसे हो गया। आपने देखा होगा 19 नवंबर को और 24 नवंबर को, ये तो इलीगल है, जब 19 नवंबर को सर्वे होगा तो 24 को कैसे हो सकता है, और कोर्ट बिना किसी को सुने कैसे सर्वे का आदेश दे सकती है। ये पूरी डिबेट की गई। ठीक है। इसको पहली बात कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने, संभल ने। इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी पिटिशन को मुस्लिम पक्ष की, कि भाई आप जो है गलत बात कर रहे हैं और सर्वे जो है बिना किसी पक्ष को सुने हुए कोर्ट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है सर्वे में आप भी मौजूद रहें। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटस को का आदेश दिया हुआ है, इसलिए वहाँ पे लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। और अभी हाल फिलहाल में मामला लगा था और मुझे पूरी उम्मीद है जुलाई में मामला दोबारा लगेगा। तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिल जाएगा तो फिर इसका ओरिजिनल ट्रायल शुरू होगा। तो फिर सर्वे रिपोर्ट जो ऑलरेडी फाइल की गई है इस समय सील कवर में, वो खुलेगी और उसके बाद आगे केस ओपन होगा और पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे हरिहर मंदिर है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो पूरी जगह एएसआई की है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और आज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई का कब्जा नहीं है और वहाँ पे आज दूसरे पक्ष जो हैं वो कब्जे में। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे धार भोजशाला के केस से तो आप देखेंगे कि वहाँ पे तो परमिशन दी थी एएसआई ने, यहाँ पे तो पूरे परिसर में आप कब्जा करके बैठे हैं। तो अभी भी है कब्जा? बिल्कुल उन्हीं का कब्जा है। एक इंटरेस्टिंग केस आया था महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन का, क्या केस था वो? नहीं, हमने ये मांग की थी कि वहाँ पे जो सारे भक्त हैं, भक्तों में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, चाहे कोई आदमी किसी संवैधानिक पद पे हो और चाहे कोई आदमी एक नॉर्मल इंसान हो। तो संवैधानिक पद आपको एक दायित्व देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ निभाएं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेट हो जाए कोई एक आम नागरिक भी। तो अगर किसी आदमी को वहाँ पे नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने का अधिकार है, सेलिब्रिटीज़ को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आप कुछ तो एक्सेस दीजिए। मेरा ये कहना था कि एक आम आदमी जो इतने घंटों की लाइन लगाए है अपने ईश्वर, अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आज
नंदी भगवान के पास बैठ के आराम से सरल से दर्शन कर रहा है। गर्भगृह में पहले लोग दर्शन करते थे पर वो बंद कर दिया गया। पर गर्भगृह के पास तक जाके आप उनको देख सकते हैं। उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी हैं, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। और मेरा ये मानना था कि हर आदमी को सबको इक्वल राइट दीजिए। मंदिर में एक्सेस का अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं है। अगर कोई आदमी जाके दर्शन कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो दर्शन ना करें, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कोई संवैधानिक व्यक्ति आए तो वो भी लाइन में लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप उनको सुविधा दे रहे हैं तो जो आम आदमी उसको भी तो सुविधा दीजिए कि वो भी दर्शन कर सके। कुछ एक टाइम बना दीजिए ऐसा कि वो लोग भी सरल दर्शन कर सकें। लाइन बना दीजिए कुछ देर, अगर वो भी खड़े होके अपने ईश्वर अपने आराध्य से बातें कर लेंगे तो उसमें कोई हार्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली सम्मत चीज़ है मेरी। तो ये हमारी मांग थी। तो क्या हुआ, इस पे क्या आया? इसमें कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर उसको देखते हैं, और वो अभी सारी प्रक्रिया चल रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए एज अ सिविलाइजेशन, एज अ सोसाइटी, और कोई एक नॉर्म निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ बहुत आक्रोश है। किसी को एक्सेस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो इजी एक्सेस सबके लिए हो। ये जो मतलब इतना एक जो समाज को आप दो वर्ग में बांट रहे हैं, वीआईपी और नॉन वीआईपी, ये चीज़ सही नहीं है। इसके बारे में एक पॉलिसी बननी चाहिए और सारे लोगों के लिए इजी एक्सेस हो टू द डेटी, ये बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी, आप इतने सारे यंगस्टर्स से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्क्लेव्स आप अटेंड करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो आज का जेनजी है वो ऐसे इश्यूज से रिलेट करता है? वो चाहता है कि जो हमारा सिविलाइजेशनल साइट्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे या रिलीजियस प्लेसेस थे, उसे हम रिक्लेम करें, या आपको लगता है वो ये सोचता है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे की बात करो? मैं तो अब यही बात है, बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर मैं जिस तरह के यूथ से मिलता हूँ या जो मैं कॉन्क्लेव्स अटेंड करता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, देश के अलग अलग कोनों में जब मैं घूमता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ यूथ में इमेंस अट्रैक्शन है फॉर आवर टेम्पल्स। ओके। यूथ में इमेंस अट्रैक्शन है फॉर सनातन सिविलाइजेशन। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे आपके सामने महाकुंभ हुआ। इतने 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ लोगों से, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे डुबकियाँ लगाई। करेक्ट। आस्था की डुबकी, और अलग अलग जो वहाँ पे अपने धर्म को उन्होंने फॉलो किया। कितने लोगों ने रील बना के सोशल मीडिया पे डाला, और वो जो पूरा एक जिसे कह सकते हैं हम एक डिवोशनल टूर, जिसे कह सकते हैं कॉरिडोर अयोध्या काशी, इतना फुल हो गया कि अयोध्या के जो हमारे वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टीज, उनको बोलना पड़ा कि आप लोग अभी यहाँ पे मत आइए। तो यूथ और आम आदमी के अंदर, और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ इन जनरल अपनी डे टू डे लाइफ में, सुप्रीम कोर्ट में भी जो एडवोकेट्स मैं मिलता हूँ, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है लोगों का एक सनातन दर्शन के प्रति। लोग मंदिर जाना चाहते हैं, इजी एक्सेस चाहते हैं, अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे 9 दुर्गा हुआ, कन्या पूजन हुआ, कितना पूरा सोशल मीडिया जो है वो कन्या पूजन की फोटोग्राफ से, रील से भरा पड़ा था। तो लोगों में बहुत अट्रैक्शन है और लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझसे जो बोला जाता है, ये बोला जाता है। एक ही सवाल पूछते यूथ मेरे से कि काशी मथुरा कब मुक्त होगा, भोजशाला कब मुक्त होगा। और हर एक केस के लिए उनमें अवेयरनेस है, कहीं कहीं तो मेरे से भी ज़्यादा है। मेरे पास मैसेजेस आते रात में 11 बजे 12 बजे कि साहब आप भोजशाला का केस लड़ रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये भी आप, ये हमें मिला है, इसको भी आप प्रेजेंट करिएगा। वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कोर्ट जा रहे हो किसी पर्टिकुलर केस के लिए और आपको लग रहा हो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, एंड सडनली एक जो डिवाइन ग्रेस आता है, वो इंटरवेंशन आता है और सडनली चीज़ें आपके फेवर में या जिस मिशन पे आप हैं उसके फेवर में हो जाती हैं? कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे तो रोज़ ही ऐसा लगता है। जब भी हम इस तरह के काम में, ज़्यादातर इसी तरह के काम में ही रहते हैं, तो हर चीज़ मुझे लगता है टोटल डिवाइन ग्रेस है। ओके। और जो डिवाइन पावर इसमें है, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैंने स्वयं फील किया है। जब मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बहस कोर्ट में कर रहा होता हूँ, या भोजशाला के केस में मैं कोर्ट में बहस कर रहा होता हूँ, या ज्ञानव्यापी के केस में मैं कोर्ट में बहस कर रहा होता हूँ, या अलग अलग जो हमारे धर्म के कार्य हैं उसमें जब मैं कोर्ट में काम कर रहा होता हूँ, तो ज़ीरो उम्मीद रहती है। पर अचानक से ऐसा लगता है कि एक जो पॉजिटिव एनर्जी है, या एक जो डिवाइन ग्रेस है, या एक जो पर्सपेक्टिव है,
उसमें चेंज आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें एक स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस है। ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है। और देखिए कितना ज़्यादा ये पवित्र काम है और पिछले 4 सालों से कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज ज्ञानव्यापी के केस में मैंने आपको बताया कि 3-3 कोर्ट से हम लोग एएसआई सर्वे की लड़ाई जीत गए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस ओरिजिनल केस ट्रांसफर हो गया, इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल चल रहा है। भोजशाला का जजमेंट फाइनल उस पर पहुंच गया, 22 से 26 में ही हो गया वो। 26 में ही हो गया, 22 से 26 में 4 साल के अंदर। समय जब आप समय पूछे तो देखिए आप 22 से 26 में हो गया भोजशाला का। और आज संभल का केस जो है वहाँ पे सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, 2 टायर हम जीत चुके हैं, तीसरा टायर सुप्रीम कोर्ट है जो इस समय पेंडिंग है। ताजमहल का केस पिछले 11 साल से चल रहा है, कुतुब मीनार का केस पिछले इतने दिनों से चल रहा है, टीले वाली मस्जिद का केस चल रहा है। ऐसे करके कितने केसेस चल रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 6 साल हो गए हैं, पर एक लोगों के पर्सपेक्टिव में चेंज आया है। वक्फ एक्ट में इतना ज़्यादा मतलब एक चेंज आया कि वक्फ एक्ट में सरकार को अमेंडमेंट लाने पड़े जो अभी कंप्लीट नहीं है और भी उसमें काम होने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें बहुत जल्दी हमने अचीव की हैं और भी काम बहुत ज़्यादा होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि काम पूर्ण हो गया है, पर हाँ इन सारे कामों में, इन सारे इश्यूज़ में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक डिवाइन प्रेजेंस है। फ्री टेम्पल मूवमेंट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आई थिंक ये एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी डिमांड है जिससे ऑलमोस्ट हर भारतीय, हर सनातन को फॉलो करने वाला व्यक्ति कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या अपडेट है? क्या स्टेट कंट्रोल से निकलेंगे मंदिर? निकलने चाहिए। और इसके लिए सिर्फ ये भावनात्मक बात नहीं है, टोटल लीगल बात है। अगर हमारा देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है और सेकुलरिज्म यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सरकार मंदिर कैसे चला सकती है? ठीक है। हाउ कैन गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स? और क्या गवर्नमेंट कोई वक्फ को कंट्रोल कर रही है? क्या गवर्नमेंट कोई चर्च को कंट्रोल कर रही है? एक ही जवाब मिलेगा, आपको नहीं कर रही है। वहाँ की जो कम्युनिटी, वहाँ की जो सोसाइटी है वो कर रही है। अब आपको इसका जो आज टेम्पल टेकओवर के कानून हैं, चाहे वो कर्नाटका के हों, मध्य प्रदेश के हों, पौंडीचेरी के हों, तेलंगाना के हों, आंध्रा के हों, अलग अलग टेम्पल टेकओवर के जो कानून हैं, उसमें सबसे फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि साहब ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा, यही तो बात है कि जी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए तभी सरकार ने उसको तभी सरकार कंट्रोल। ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तो मिसमैनेजमेंट सरकार को किसी और धर्म में क्यों नहीं दिखा? वक्फ में क्यों नहीं दिखा? चर्च में क्यों नहीं दिखा? और जगह क्यों नहीं दिखा? सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में कैसे आपको मिसमैनेजमेंट दिखा? और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि इस केस से मैं काफ़ी डिटेल में जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी कर्नाटका हाईकोर्ट में, और कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस एक्ट को अवैध घोषित किया। मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रैवल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में इस मामले की फाइनल हियरिंग की थी, और क्योंकि शबरीमाला में इसके एक अलाइड क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, तो कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करा था, उसको री हियरिंग पे लगा दिया। फिर से इसकी अभी हियरिंग होनी है। इन द मीन टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013 में हिंदू समाज के लोगों ने जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, इसके जो टेम्पल टेकओवर के कानून थे, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था, पर उसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ये बोला था कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। फिर रिव्यू पिटीशन लगाई गई और रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम इस मामले को दोबारा सुनेंगे। तो इस समय टेम्पल टेकओवर के जितने कानून हैं उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग शुरू होने जा रही है इस जुलाई अगस्त के महीने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक, इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है पूरी सिविलाइजेशन के लिए, जहाँ पे शबरीमाला का जजमेंट आने वाला है। आर्टिकल 25-26 पे व्याख्या होने वाली है। 26 के क्या स्कोप्स हैं, उसको इंटरप्रिटेशन 9 जजेस का जो जजमेंट का बेनिफिट हमें मिलेगा, और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जितने टेम्पल टेकओवर के कानून है उस पर पड़ेगा। पर मैं ऐसा मानता हूँ इन सारे कानूनों को रद्द करना चाहिए, चाहे अलग अलग राज्यों के हों, और एक प्रॉपर स्कीम बना के जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, सोसाइटी उस मंदिर को कंट्रोल करे और चलाए। हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो पुरोहित, हमारे जो महंत हैं, वो उन मंदिरों को चलाएं। मंदिरों का पैसा सनातन धर्म के लिए लगे, हमारी संस्कृति के लिए लगे, हमारी सभ्यता के लिए लगे, सनातन एजुकेशन के लिए लगे, गुरुकुल के लिए लगे, गौ हत्या पे निषेध बैन हो, इन सारी चीज़ों के लिए लगे। ये इस समय हमारी एक मांग है और ऑब्जेक्टिव है। ये इतना सिंपल नहीं है क्या कि अगर आप मॉस्क और चर्च को कंट्रोल नहीं करते तो टेम्पल क्यों करते हो? ये इतना सिंपल नहीं है बोल देना और हो जाए? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं वही बताना चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि कॉन्करेंट इसमें सब्जेक्ट आता है, तो अलग अलग राज्यों ने कानून बना रखे हैं। ये सेंट्रल कानून नहीं है। जैसे तमिलनाडु में कानून बना हुआ है, कर्नाटका में कानून बना है, तेलंगाना, आंध्रा, पौंडीचेरी, कहीं कहीं अलग अलग टेम्पल से टेक ओवर हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सीधा सीधा उदाहरण। हाँ। पहले मैं सोचता था ये सिर्फ नैरेटिव है, पर जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे बहुत सारे प्रूफ्स मिले
जहाँ पे डायरेक्ट मंदिर का पैसा सरकार ले रही है, डायरेक्ट। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस समय एक मंदिर है कर्नाटका में, जस्ट एज ए एग्जाम्पल, कर्नाटका में अंजनाद्री पर्वत पे, जिसे हनुमान जन्मभूमि माना जाता है, तुंग रिवर के पास, और हम्पी एरिया में आता है वो, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। वहाँ पे जो महंत हैं रामानंदी संप्रदाय के, उन्होंने उस पूरे मंदिर को डेवलप किया, अपने पूजन अर्चन से उस जगह को जागृत किया। और जैसे ही वहाँ पे बहुत सारे सैलानी आने लग गए, भक्त आने लग गए, डिवोटीज आने लग गए, तो सरकार ने 2018-19 में उसको टेक ओवर कर लिया। जो बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत अहम है। जब सरकार ने उस मंदिर को टेक ओवर किया तो जो पुजारी जी हैं उनको बाहर आपने कर दिया। अब ये बताइए, जो वहाँ पे हुंडी में लोग डोनेट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, क्या कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? जो पंडित जी हैं, जो देवता के रिप्रेजेंटेटिव थे, और मैं तो एक मानता हूँ कि एक पुजारी में और एक देवता में माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, तो आपने तो माँ को बाहर कर दिया। अब बच्चा वहाँ पे, जो हमारे हिंदू देवता हैं, वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है, अबोध बालक के रूप में वहाँ पे विराजमान है। आपने ऐसे पुजारियों को अपॉइंट कर दिया जिनको वहाँ पे कोई नॉलेज ही नहीं है, जिन्होंने ऐसे प्रसाद फेंक दिया जिन्हें कोई विद्या ही नहीं पता है। और उसके बाद मेन पर्पस क्या है, इस बात को ज़रा गौर करिए। पूरा पर्पस टेम्पल टेक ओवर का पैसा है। आपको कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें डोनेशन नहीं आ रहा है वो कभी सरकार टेक ओवर नहीं करती। जिस टेम्पल में हैवी डोनेशन आ रहा है सरकार उसी को टेक ओवर करती है। और झूठ इस हद तक फैलाया गया है कि मैं आपको कर्नाटका का उदाहरण दूं, सेक्शन 23 का दुरुपयोग करके हजारों मंदिर नोटिफाई कर दिए गए, ये बोल के कि ये पूर्व में नोटिफाइड थे। जरा इस बात को अहमियत दीजिएगा। सेक्शन 23 है कर्नाटका एक्ट 1997 में, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई मंदिर पूर्व में हैदराबाद फसली एक्ट में या कूर्ग एक्ट में था नोटिफाइड, तो हम इसको दोबारा नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जब 1997 में एक्ट आया तो सरकार ने सोचा कैसे टेक ओवर करें, क्योंकि अगर आपको एक्ट में किसी मंदिर को लेना है तो मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन होना चाहिए सेक्शन 43 में। तो मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन नहीं मिल रहा है, तो कहा कि जी पूर्व में नोटिफाइड था ये। और ऐसे करीब 25-26 हज़ार मंदिर ले लिए, ये बोल के कि पूर्व में नोटिफाइड है। तो जब इस तरह की एक लड़ाई में मैं जब पढ़ा तो पता चला कि सरकार ने टोटल झूठ बोला है। वो मंदिर हैदराबाद फसली एक्ट में नोटिफाइड ही नहीं है, और लाखों रुपए सरकारी वकील के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए। और सरकार, और वो मंदिर नोटिफाइड ही नहीं है। तो मिसमैनेजमेंट, जो आपने मेरे पुजारी जी जो आज वहां पूजा पाठ कर रहे थे उनको हटा के बाहर फेंक दिया और कह दिया कि जी हैदराबाद फसली एक्ट में नोटिफाइड था इसलिए हम इसको ले रहे हैं, और सारा पैसा ले रहे हैं मंदिर का। सामने काम हो रहा है। तो ये चीज टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बंद होना चाहिए, ये हमारी बात है। एनिमल सैक्रिफाइस पे बहुत बात हुई, अभी बकरीद गया है और उसको लेकर बड़ा एक तनाव का स्थिति हो गया। मीडिया देखते हैं तो और ज़्यादा दिखता है वो। तो इस पे क्या है? देखिए, आपको कानून जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है, उसका जो सेक्शन 29 है जो एग्जेम्पशन देता है धर्म के नाम पे एनिमल सैक्रिफाइस करने का, उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ओके। इसके बारे में आपसे किसी ने बात नहीं की होगी। जो सेक्शन 29 है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट का, उसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है धर्म के नाम पे सैक्रिफाइस करने का। अच्छा। तो आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके। उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ओके। अगर आप ये कह रहे हैं कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्वाला जी मंदिर में पशु बलि होती थी, पर वहाँ बताया गया कि नहीं जी ये नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ देवी मंदिर में पशु बलि होती है, पर उसको माना गया कि एनिमल क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं लागू होती है? इस पे हमने काफ़ी काम किया था और हमने सेक्शन 29 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया था, पर दोबारा ज़रूरत है उस चीज़ को रिविजिट करने की कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके क्या नॉर्म्स है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्योंकि बलि को तो आप असंवैधानिक कर देते हो, बंद भी कर देते हो, करेक्ट, पर इसको नहीं मानते आप। अगर आपको दिवाली के क्रैकर से दिक्कत होती, पोल्यूशन फैलता है, तो जो रोड पे आज आप मैसेकर कर रहे हैं, जिस तरह से ऊँट को जिस तरह से उसको ऐसे चाकू भोंक दिया जाता है, पूरा खून बह जाता है, जिस तरह से गाय माता को काटा जाता है, जिस तरह से अलग अलग जानवरों को काटा जाता है, फिर ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? और ये क्या एक्चुअल में इस्लामिक है कि नहीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। जो मैंने अध्ययन किया हदीस और कुरान का, उसमें जो आपको कुर्बानी देनी है वो किसी आपको ऐसे पशु की नहीं देनी है जो बेजुबान है।
आपको अपने जो अंदर जो चीजें हैं उसकी कुर्बानी देनी है। ठीक है। और कुर्बानी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने किसी पशु को लाए और उसको आपने स्लिट कर दिया, काट दिया। ये मेरे हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, ये एक तरह से कुरान या हदीस के तहत भी नहीं है, बट बी दैट एज इट में, सेक्शन 29 के अनुरूप तो होना चाहिए। सेक्शन 29 के अनुरूप भी नहीं चल रहा है। आप कोर्ट में जाते हैं, बातें करते हैं, आप टीवी डिबेट्स में भी होते हैं। ओवैसी साहब को हमने टीवी पे ही देखा है, ज़्यादातर वो कोर्ट में इन मैटर्स पे बोलते नहीं है, तो क्या रीज़न है उसका, एनी आइडिया? रीज़न ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं है। अगर आज वो कह रहे हैं कि भोशाला, आपने खुद ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, हाँ। कि भोशाला तो एएसआई प्रोटेक्टर, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, चल ही नहीं सकता था, गलत जजमेंट है। तो कोर्ट में क्यों नहीं आए? बैरिस्टर है ना, कोर्ट में आना चाहिए था ना बहस करने। किसने रोका था? इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर देते, कहते मैं भी इसमें बहस करूंगा, और जितने अपनी तार्किक क्षमता है उसका कोर्ट में उपयोग करते। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है, वन साइड बोल के चले गए जी। किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। और मान लिया कि जो ये बोल रहे हैं जी बैरिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा कहिए ना कि सेक्शन 4(3)(a) का जवाब दें ओवैसी साहब, जिसमें लिखा हुआ है कि जो अगर कोई जगह एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है तो वहाँ पे सेक्शन 4 लागू नहीं होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। इस बात का जवाब ही नहीं है, तो एक वन साइडेड बोल के चले जाओ। अगर आप ये बोल के चले गए कि ज्ञानव्यापी में वो फव्वारा है, तो आपको कोई जांच कराने की कोई बात करे तो आपको बात ही नहीं करनी। संभल में आप बोल के चले गए, एक दिन कोर्ट में बहस नहीं की। संभल में सबसे ज्यादा उन्होंने डिबेट की कि विष्णु शंकर जैन ये हैं वो हैं, आपने आके बहस ही नहीं की कोर्ट में। और आज कोर्ट में बहस करते तो आपको पता चलता कि आपके तर्क कहाँ पे टिकते हैं। आज लोअर कोर्ट ने भी उनकी बात को खारिज किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी खारिज किया। तो है कहाँ पे बहस, कहाँ है उनकी? सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ आए, एक अपनी बातें बोली जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, और चले गए, और वन साइडेड बात करके चले गए। पर तवज्जो उनको ज़्यादा दी जाती है क्योंकि भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बैरिस्टर है। पर कोई रिसर्च के आधार पे तो बताए ना, आपकी जो रिसर्च है वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आज मैं कोई बात गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे पकड़ लेंगे, विष्णु जी आपने बात कैसे बोली, यहाँ पे ये देखिए ये क्लॉज पढ़ी है। पर कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न नहीं पूछता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(3)(a) तो पढ़िए, ज्ञानव्यापी के केस में सेक्शन 4(1) तो पढ़िए। पर वो जो उन्होंने एक मतलब एक उनका जो एक प्रिविलेज उनको मिला हुआ है, ये ऐसा प्रिविलेज किसी भी आदमी को नहीं है। संभल में जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक खबर आई कि दुबई बेस्ड एक गैंगस्टर ने आपको मारने के लिए वहाँ पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये क्या केस था? आपकी जान को खतरा था क्या? नहीं, मुझे भी exactly अथॉरिटी से पता चला। अच्छा। जो अथॉरिटीज़ में जो वहाँ पे डीएम और वहाँ के एसपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कोई शारिक साठा गैंग था जिन्होंने ऐसी योजना बनाई थी कि उन्हें एलिमिनेट करना है। तो हमें ये बात अथॉरिटी से पता चली। पर मुझे ये बात है कि जब 24 तारीख को हम वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया, और जो गाड़ियाँ थी उसको आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई। और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आना था, आना ही नहीं था बच के, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते। और जब एलिमिनेट हो जाते तब जो है सेक्युलरिज्म जो है अच्छे से स्थापित हो जाता। बच के आ गए, ये दिक्कत हो गई कि बच के कैसे आ गए, सर्वे करके बच के कैसे आ गए, ये प्रॉब्लम है। बच के नहीं आने चाहिए थे। जनरली देखा जाता है कि फादर जो होता है वो अपने सन को प्रोटेक्ट करता है कि भाई लफड़े में मत फंस। आप और आपके पापा एक ऐसी जोड़ी हैं फादर और सन की जो टेक्निकली ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप जुड़ें, जिससे जान का खतरा बहुत है और रिस्क बहुत है, रिटर्न में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो नहीं, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे विद इन द फैमिली कैसे मैनेज होता है कि भाई क्या करना है? कोई लफड़ा नहीं है, जैसे आपने जो बात कही ना। नहीं, आई मीन यार तो थोड़ी मतलब बड़ी वैसे मुद्दे हैं, जान तो को खतरा है। अगर देखिए हम लोग तो बेसिकली पेशे से वकील हैं। हाँ। तो अगर कहीं पे और इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, हाँ। एक ऐसा होता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट होता है कि हाँ जी हमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हाँ। और फिर फॉरेन टूर्स पे निकलना है, और एक इनकम जनरेट करनी है, वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है, और आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। पर हमारा और हमारे पिताजी का जो मेन एम है वो अपनी माँ भारती की सेवा करना, अपनी धरा, अपनी राष्ट्रभूमि, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, ये हमारा मेन एम है। और जो हमारे साथ इतिहास में अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो बर्बरताएं हुई हैं, क्रूअल्टी हुई हैं, उसके बारे में देखना, समझना, और उसको जब महसूस करते हैं तो उसके लिए हम बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। तो ये कनेक्शन है। ये कनेक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे क्रूसेडर्स हैं करप्शन के,
तो वो उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं करप्शन को उजागर करने के लिए। वो इनबिल्ट क्रूसेडर्स हैं कि अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो उनका आवाज निकलती है। उनकी आवाज़ निकलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ इनजस्टिस हो रहा है वो अपनी आवाज़ निकालते हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, उस तरह से हम टेम्पल एक्टिविस्ट हैं। अगर हमारे देवी देवताओं के साथ कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा होता है, कहीं कोई गलत हो रहा होता है, तो इन जनरल हमारी जो है उसमें आवाज़ उठती है और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, वो सारे फैक्ट्स भी हमारे सामने आते हैं। तो ये हमारा और फादर साहब का कनेक्शन है। और इन सब में फिर जान की परवाह और ये सारी चीज़ें बहुत ही एक छोटी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो समझा और जितना पिछले 4-5 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया, मिला लोगों से मैं, तो इसमें अब पूरा समाज इन्वॉल्व हो गया है जी। इसमें सिर्फ हम नहीं हैं जी। तो अगर हमें भी एलिमिनेट किया जाएगा तो ये बात तो अब चलेगी। आज जो भोजशाला की विक्ट्री है और उसके बाद जो समाज ने वहाँ पे रिएक्शन दिया, रौनक जी, इसको ज़रा आप देखिए। 96 ईयर्स के बुजुर्ग वहाँ पे आरती कर रहे हैं माँ वाग देवी की, माँ सरस्वती की। उनको विष्णु शंकर जैन ने तो नहीं बोला था ना कि आप जाके वहाँ पे जाइए, या इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और माँ सरस्वती के लिए वहाँ पे बराबर जो दबी हुई एक आवाज़ थी वो आज उभर के सामने आई है। आज ये सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी चीज़ की लड़ाई की जिसके लिए समाज में कोई वो नहीं था, या बस ऐसी ऑर्डर अच्छा मान लीजिए हमने कोर्ट से ऑर्डर कराया और कोई हिंदू समाज के व्यक्ति वहाँ पूजा करने ना जाए। हम तो यहाँ बैठे हैं जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हम तो धार में लोगों को कॉल देंगे नहीं कि आइए जी निकलिए पूजा करिए। ये वहाँ पे जो लोग इतने भारी मात्रा में पूजा करने जा रहे हैं, ये वो दबी हुई आवाज़ थी जो आज उभर के सामने आई है। राम मंदिर में जो इतने भक्त जा रहे हैं, ये कोई कह तो नहीं रहा है ना कि आइए जी, उल्टा ये कहा जाता है कि थोड़ा भीड़ हो रही है भी मत आइए। सही बात है। तो ये लोगों के प्रति, अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपनी मूर्ति, अपनी अस्मिता के प्रति एक आस्था है। आस्था है। इस चीज़ को समझिए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हाल फिलहाल में ज्ञानव्यापी मंदिर दर्शन करने गया था जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया 1770 में। तो जब मैं वहाँ पे दर्शन कर रहा था तो एक करीब 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए और मुझसे कहने लगे कि इसको जल्दी मुक्त करा दीजिए, और वो मुझे पकड़ के रोने लग गया। मैंने कहा कि सर आप इतने सीनियर हैं, आप ये काम मत करिए। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लोगों को, मतलब मैंने उनको बोला सर आप मेरे पैर मत छुइए, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उल्टा उनके पैर छुए, पर आप ये सोचिए कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर ये भावना है कि जल्द से जल्द हमारी आस्था के केंद्र मुक्त हों। ये सिर्फ विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन का विषय नहीं है, ये फादर सन का विषय नहीं है। पूरा समाज जागृत हो चुका है इस समय, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सारी जगह मुक्त होंगी, और यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि जी ज्ञानव्यापी मुक्त हो जाए तो हम वहाँ पे ट्रस्ट में हमें भी ट्रस्टी बना दिया जाए, या इसके तहत हम चंदा इकट्ठा कर लें और जी हम यहाँ से जाएं। हमारा लक्ष्य है अपने उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कि हमारे जितने आस्था अस्मिता के स्थल हैं जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे उसको हम मुक्त कराएं। जो आज संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारी पूरी सभ्यता के खिलाफ हैं उसको ख़त्म किया जाए। अगर आज टीपू सुल्तान और अकबर की फ़ोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठ पे है तो उसके बारे में हम सवाल पूछें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये टीपू सुल्तान की फ़ोटो कैसे लग सकती है, उस क्रूर अकबर की फ़ोटो कैसे लग सकती है। तो ऐसे प्रश्न पूछना और समाज को जागृत करना, जिसमें पूरे समाज की आवाज़ इतने सालों से कुचली गई, दबाई गई, आज वो हमारा विषय है। आप टेम्पल एक्टिविस्ट बोलते हैं खुद को, आपका फेवरेट टेम्पल कौन सा है जहाँ सबसे अमेजिंग फीलिंग आती है आपको, या आप विजिट करते हैं? सारे मंदिर ही बहुत ही अमेजिंग है। सारे मंदिर अपने आप में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक आपको अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और देखिए, आप अपने घर के मंदिर में भी बैठें, अपने ईश्वर, अपने आराध्य का आप ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उसमें भी आपको बहुत आत्मिक शांति मिलती है। फिर भी विष्णु जी, और फिर तो मैं ज्ञानव्यापी को बहुत ही मतलब अपने बहुत ही नज़दीक मानता हूँ, क्योंकि जब भी वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे जो वो 5 कोस का विमुक्त क्षेत्र है और काशी, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो सारे मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, ज्ञानव्यापी जो है उसको जल्द से वो मंदिर जो है वो मेरे बहुत ही नज़दीक है। और कोई ऐसा टेम्पल जो आपने विजिट नहीं किया बट आपके विश लिस्ट में है कि मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, जल्दी जाना चाहूँगा? बहुत सारे मंदिर मेरे विश लिस्ट में हैं, और बद्रीनाथ, केदारनाथ है जो मेरे विश लिस्ट में, जहाँ पे मुझे जाना है।
12 ज्योतिर्लिंग में से मेरे 4 ज्योतिर्लिंग बचे हैं जहाँ पे मुझे जाना है। अलग अलग ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी ना मल्लिकार्जुन है, मुझे वहाँ पे जाना है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं तो आती रहती हैं। और काशी तो एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ से लोग हैं हमेशा नए नए ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे जाने की चेष्टा है और अभिलाषा है। और अगर ईश्वर ने शक्ति दी, ज्वाला जी है वहाँ पे मुझे जाना का बहुत ज़्यादा मन है, तो करेंगे सारी चीज़ें। अब गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। कोयम्बटूर गए थे आप, ध्यानलिंगा में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही अमेजिंग। मैं कोयम्बटूर गया था ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, और जो वहाँ पे ध्यान लिंगम वहाँ पे स्थापित किया गया है, ये बहुत बड़ा एक जिसे कह सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी का केंद्र है। और जिस तरह से वहाँ पे अलग अलग जगह शिवलिंग स्थापित किया गया मरकरी से, जिसका आप जिसमें आप डिप करके आप उसके दर्शन करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो ये सब एक पूरा का पूरा मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वेल्थ है, एक स्पिरिचुअल वेल्थ है पूरी सिविलाइजेशन के लिए। तो वो पूरा आश्रम बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दिव्य है। और जिस तरह से सदगुरु ने वहाँ पे उस आश्रम को बनाया है और इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है, और अलग अलग ध्यान लिंग को उन्होंने वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित किया। वहाँ पे मैंने भी बैठ के ध्यान किया, साधना की। बहुत ही एक अमेजिंग मतलब आप अपने, जिसे अगर सरल भाषा में समझाया जाए, आप अपने आप को समझने लग जाते हैं, अपने अंदर झांकने लग जाते हैं। जब आप ध्यान लिंग में बैठ के ध्यान करते हैं तो जो मैंने महसूस किया कि सारी चीज़ों से कट के यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। अपने अंदर आप झांकने लग जाते हैं, अपने अंदर की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, बात करती हैं, आपको क्या करना है वो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो बहुत ही एक अमेजिंग एनर्जी है वहाँ पे। थैंक यू विष्णु भाई बात करने के लिए, बहुत सारी बातें हुई हैं। और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको ऑल द बेस्ट, इतने सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं। आपको माँ भगवती शक्ति दें और अच्छी सेहत दें आपको भी और आपके पिताजी को भी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय श्री राम।